ओके। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। ओके। और आपका अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो, तब तक चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हो अगर कोई सवाल है आपका। आज अटेंडेंस बहुत कम है। लास्ट सेशन में करीब 300 के आसपास लोगों ने अटेंड किया था। मेरे ख्याल से सब छुट्टी पे है अभी। प्रताप सर, जीवन उमंग में 5 लाख के ऊपर अगर प्रीमियम आपका जा रहा है तो टैक्सेबल होगा। ठीक है, अब उसमें दो थॉट प्रोसेस है। एक ये कहता है कि मान के चलिए आपने एक जीवन उमंग पॉलिसी दे दी है 5 लाख की, जिसमें 5 लाख का प्रीमियम है। या फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, 5 लाख नहीं, 5 लाख के ऊपर अगर प्रीमियम की अगर हम बात करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए अपने एक 8 लाख रुपए एनुअल प्रीमियम की एक पॉलिसी दी जीवन उमंग में। सो 15 साल वो क्लाइंट प्रीमियम भरेंगे और 15 साल के बाद उनको सरल बेनिफिट आना शुरू हो जाएगा और वो उनको मिलेगा 8 लाख रुपए के आसपास एवरी ईयर। तो एक बात ये है कि जो 8 लाख रुपए उनको मिल रहा है हर साल, तो जो टैक्स पेमेंट की बात आती है तो नॉर्मली टैक्स जो लगता है वो गेन के ऊपर लगता है। मतलब आपका जो भी प्रॉफिट हुआ होगा उसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा। तो एक थॉट प्रोसेस ये भी है कि जो पहले 8 लाख रुपए ले रहे हैं, मतलब अगर मैंने 15 साल में अगर मैंने 8 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो जो मेरा सर्वाइवल बेनिफिट आएगा अगले 15 साल तक, तो मैं मेरा कैपिटल वापस ले रहा हूँ। और फिर 16th ईयर के बाद, मतलब जब से मुझे पे आउट मिल रहा है उसके अगले उसके 15 साल के बाद, 16 साल से बाद फिर मुझे टैक्स पे करने की जरूरत पड़ सकती है। ये एक थॉट प्रोसेस है। क्या ये गारंटी मैं इसका नहीं दे सकता हूँ अभी, क्योंकि ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, तो इस बात की मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ आपको। हाँ, लेकिन कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी कहना यही है कि इसी तरीके से होना चाहिए और फिर उसके बाद आपको टैक्स पे करने की जरूरत पड़ेगी। सागर जी, अगर रेफरल क्लाइंट है आपका तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि अगर किसी से रेफरेंस मिला है मुझे तो मैं उनको एक मैसेज भेज देता हूँ सबसे पहले और अपना एक प्रोफाइल भेज देता हूँ। तो डायरेक्टली मैं उनको फोन नहीं करता हूँ। मैं पहले उनको एक मैसेज भेज देता हूँ कि आपका नाम और नंबर इस व्यक्ति ने मुझे दिया है जिन्होंने भी रेफरेंस किया होगा और ये मेरे बारे में ये इन्फॉर्मेशन है। तो प्रोफाइल में सबसे पहले तो उनको एक मैसेज भेज देता हूँ ताकि वो कनेक्ट कर पाए कि मैं कौन हूँ और किसने मुझे रेफरेंस दिया है। और फिर उसके बाद मैं मेरा प्रोफाइल भेज देता हूँ। वो भेजना बहुत जरूरी होता है क्योंकि आप क्या हो ये जानना उस व्यक्ति के लिए जरूरी है। और फिर उसके बाद मैं उनको कॉल करता हूँ। तो ये एक प्रोसेस में फॉलो करता हूँ और उसका रिजल्ट मुझे अच्छा मिला है। रेफरल पे मैं बहुत काम करता हूँ क्योंकि मेरा मेजर काम रेफरेंसिंग पे ही चलता है और उसमें मेरा क्लोजिंग रेशो भी अच्छा मतलब 100% है मेरा क्लोजिंग रेशो, इसलिए मैं ज्यादा उस पर फोकस करता हूँ। ओके। तो अपने प्रोफाइल बने सर, आपका तो मेरे ख्याल से आपका प्रोफाइल है ऑलरेडी अच्छा, सागर जी। तो वो प्रोफाइल आप पहले तो भेज सकते हैं, एक मैसेज भेज दीजिए और एक प्रोफाइल भेज दीजिए और फिर उसके बाद उनको कॉल कीजिए। रेफरल्स के लिए अनिल जी, ठीक है, मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं रेफरल के लिए, क्योंकि उससे तो रेफरल नहीं मिलता है सर, मतलब कुछ इमेज बना के या कुछ वीडियो बनाने के बाद रेफरेंस नहीं मिलता है। रेफरेंस तो एक्चुअली आपकी सर्विस जो है, आप किस तरीके से सर्विस दे रहे हो क्लाइंट को, वो डिसाइड करता है कि आपको रेफरेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है? और जो सबसे अच्छा रेफरेंस होता है ना, वो होता है जो बिना मांगे आपको रेफरेंस मिल जाता है। वो बहुत अच्छा होता है आपका।
एफएचसी आर वेरी यूजफुल, यस जोशी सर। एफएचसी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, फाइनेंशियल हेल्थ चेक। और कल ही मुझे बेंगलोर की मैडम है, भारती मैडम, तो उनका भी एक मैसेज आया है कल कि फाइनेंशियल हेल्थ चेक करने के बाद उनको 1,20,000 का प्रीमियम मिला है उनको। और उस लेडी के जो हस्बैंड है, मतलब जिनका उन्होंने प्रीमियम लिया है 1,20,000, उनके क्लाइंट के हस्बैंड वो इंश्योरेंस के लिए रेडी नहीं थे पहले, लेकिन अब वो फाइनेंशियल हेल्थ चेक करने के लिए रेडी हो गए, ऐसा उन्होंने कहा है। ठीक है, तो एक तो वाइफ का तो प्रीमियम उनको मिला है, अब हस्बैंड का फाइनेंशियल हेल्थ चेक का वो करने वाली है। तो फाइनेंशियल हेल्थ चेक बहुत अच्छा काम करता है। मैं आज तक मैंने काफी इस पे काम किया है और इसके रिजल्ट भी मुझे काफी अच्छे मिले। यस, सो थैंक यू। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। तो आज का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है इस सेशन का, तो मैं एक तो मेरा ये प्रयास है कि मैं आपके लिए ऐसे सेशन करूं कि जो नॉर्मली आप लोग नहीं करते, या हम नॉर्मली इन सेशंस की बात नहीं करते, उस तरीके से मैं कुछ प्लान कर रहा हूं, ताकि एक तो पर्पस ये है कि आपका नॉलेज थोड़ा सा अपग्रेड हो, और दूसरा आज का जो सेशन है जहाँ पे हम बात करने वाले हैं मनी मैनेजमेंट की, तो इसका एक बेनिफिट जो है, आप इसको दो तरीके से देखिए। एक तो आपको भी ये समझ में आएगा कि आप अपने पैसे किस तरीके से मैनेज कर रहे हो, आप सही ट्रैक पे हो या नहीं हो, और मनी मैनेजमेंट के लिए क्या करना जरूरी है, ये आपको समझ में आ सकता है। और दूसरा, अगर आप किसी ग्रुप के सामने प्रेजेंटेशन दे रहे हो, किसी कंपनी में जाके या कहीं पे अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, मतलब ये जो आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक्चुअली में मैं जहाँ पे अगर प्रेजेंटेशन है, कहीं पे अगर मुझे जाके प्रेजेंटेशन करना है किसी कंपनी में, तो वहां पे मैं ये करता हूँ। और दूसरा, इसका ये भी ऑब्जेक्टिव है मेरा आज का कि अगर आप कोई ऑनलाइन अपने क्लाइंट्स के लिए कोई एक वेबिनार करना चाहते हो मनी मैनेजमेंट के ऊपर, तो आज के सेशन का जो बेनिफिट है वो आपको हो सकता है। क्योंकि ये मैंने ऑनलाइन किया हुआ है, जो मैं आज आपको बता रहा हूँ या जो सेशन आज हम कंडक्ट कर रहे हैं मनी मैनेजमेंट के ऊपर, ये मैंने किया है ऑलरेडी। मतलब कई बार मैंने किया है कि ऑनलाइन एक वेबिनार मैंने कंडक्ट किया है, जो मेरे प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स है या एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है, तो उनके लिए मैंने ये किया है। तो अगर आप वो करना चाहते हो, उस तरीके से अगर आप कुछ एक्टिविटी करना चाहते हो, तो भी आज के सेशन जो है आपकी मदद कर सकता है। तो आज के सेशन को देखने के लिए मतलब ऑब्जेक्टिव हमारा यही है कि एक तो हमारा नॉलेज थोड़ा सा अपग्रेड हो, आपको भी पता चले कि मैनेजमेंट के लिए क्या है, पैसा मैनेज करने के लिए क्या कर सकते हैं। और यही बात, ये सेम बात आप अपने एक किसी ग्रुप के सामने आप किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। या तो वो फिजिकल हो सकता है, आप किसी कंपनी में जाके ये प्रेजेंटेशन दे रहे हो, या किसी ग्रुप ऑफ पीपल को आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, या आप ऑनलाइन अगर आपको करना है तो ऑनलाइन भी आप कर सकते हो। सेशन खत्म होने के बाद इसका प्रेजेंटेशन मैं आप लोगों को भेज दूंगा ग्रुप पे, मैं आपको भेज दूंगा। आप इस तरीके से अपना एक खुद का प्रेजेंटेशन भी आप बना सकते हो पावर पॉइंट में। आप उसमें जो भी आपको एडिशन डिलीशन करनी है आप कर सकते हो। ओके, सो मेजरली आज का जो टॉपिक है, आज हम बात करने वाले मनी मैनेजमेंट के ऊपर। क्योंकि नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो जब भी हम क्लाइंट के पास जाते हैं तो हम सेविंग या इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। मैं थोड़ा सा अलग अप्रोच करता हूँ, मैं इस तरीके से अप्रोच करता हूँ कि मनी मैनेजमेंट करना क्यों जरूरी है। क्योंकि आपका और मेरा, हमारा एक रिश्ता होता है हमारे पैसे के साथ। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आपका रिश्ता क्या है, व्हाट इज योर रिलेशनशिप विथ योर मनी। मैंने कल आप लोगों को एक गूगल फॉर्म भेज दिया था, जो मैंने आपको कहा था कि आप इसको भरिए, आपको एक उसका आपका फाइनेंशियल हेल्थ चेक का स्कोर भी आपको मिला होगा आपके मेल के ऊपर, ये स्कोर आपको मिला होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि कोई भी अगर मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ, यानी कि ऑनलाइन वेबिनार अगर मैं कर रहा हूँ, तो उसके पहले मैं ये गूगल फॉर्म उन लोगों को भेज देता हूँ, ताकि थोड़ा एक प्रिपरेशन, एक माइंडसेट लोगों का क्रिएट हो जाता है। और आपका जो स्कोर आपको मिला है, आपके ईमेल आईडी पे जो स्कोर आपको मिला है, वो स्कोर एक्चुअली जो है
वो आउट ऑफ 60 है, ठीक है, वो 150 नहीं है, आउट ऑफ 150 नहीं है। एक्चुअल में वो आपका स्कोर है 60, मतलब 60 में से जो भी आपको मिला है वो है। लेकिन गूगल फॉर्म के साथ एक चैलेंज क्या है कि वो जो सवाल मैंने बनाए थे, तो उस सवाल को पॉइंट्स दिए हैं। मतलब अगर आप पहला अगर ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो उसको 4 पॉइंट है, दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो उसको 3 पॉइंट है, चौथा तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो उसको 2 पॉइंट है, और चौथा अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो उसको 1 पॉइंट है। तो टोटल अगर आप देखोगे तो 15 सवाल है, तो हाईएस्ट जो आता है वो 60 आता है। लेकिन गूगल फॉर्म जब उसको काउंट करता है ना, वो क्या करता है कि 10 × 15 करता है, ठीक है, मतलब टोटल जितने पॉइंट्स है उनको कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करता है कितने सवाल है। तो इसलिए वो आपको दिखाई दे रहा होगा कि आउट ऑफ 150 है, तो आउट ऑफ 150 नहीं है, वो 60 है एक्चुअली। तो वो एक प्रॉब्लम है जो गूगल फॉर्म के साथ जो मैं सॉल्व नहीं कर पाया, मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन नहीं कर पाया हूँ उसको सॉल्व। वो 150 का ही काउंट ले रहा है, तो एक्चुअली जो है वो 60 का है। तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि एवरेज स्कोर कितना आ रहा है। और वी आवर सेल्फ बीइंग फाइनेंशियल प्लानर्स, अगर आप अपना स्कोर देख रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि आपको अभी काफी और कुछ करने की जरूरत है मनी मैनेजमेंट के लिए। ओके, सो सबसे पहले तो बात करते हैं कि नीड फॉर मनी मैनेजमेंट, इसकी जरूरत क्यों है, इसके बारे में इतना सोचने की जरूरत क्यों है मनी मैनेजमेंट। क्योंकि हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो एक प्रकार से मनी मैनेजमेंट ही है, ठीक है, हम पैसा कमा रहे हैं, पैसा आ रहा है, पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है, कुछ मैं पैसा बचा के रख रहा हूँ, तो ये तो मनी मैनेजमेंट ही है मेरे लिए। लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से करना क्यों जरूरी है, उसकी क्या जरूरत होती है। क्योंकि हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो कई बार हमें लगता है कि ये तो सही कर रहा हूं मैं। अब आपने एक बात तो हमेशा सुनी होगी कि पैसा सब कुछ नहीं है, मनी इज नॉट एवरीथिंग, ठीक है। अब ये आदमी कौन कह रहा है इसके ऊपर डिपेंड है, कि जिस आदमी के पास बहुत सारा पैसा है अगर वो ये कहता है कि मनी इज नॉट एवरीथिंग तो हम समझ सकते हैं। लेकिन कई बार आपने ये सुना होगा कि मनी इज नॉट एवरीथिंग, पैसा सब कुछ नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि उस एवरीथिंग के लिए पैसे की जरूरत है। फॉर एवरीथिंग यू नीड मनी। पैसा जरूरी, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन वो सब कुछ के लिए पैसे की जरूरत है। आपको अपनी जिंदगी में कुछ भी करना है तो पैसे की चाहिए, पैसा तो चाहिए आपके पास, ठीक है, उसके बगैर तो नहीं हो सकता। हाँ, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा है और मैं तब कहूंगा कि पैसा सब कुछ नहीं है, तो ये बात सुनने में अच्छी लगती है। लेकिन अगर मेरे पास कुछ नहीं है और फिर भी मैं कह रहा हूँ कि पैसा सब कुछ नहीं है, तो फिर ये सोचने की बात है। सो 2 मिनट के लिए सोच के देखिए, क्या आप अपने जॉब से या बिजनेस से या जो भी आप कर रहे हो उससे ब्रेक ले सकते हैं। आप कह सकते हैं कि चलो ठीक है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगले 2-3 महीने कोई इनकम नहीं आएगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये आप अपने आप को जवाब दीजिए। आप सोचिए, क्या आप ब्रेक ले सकते हो कि अभी नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है, ठीक है, थोड़ा सा आराम करते हैं, क्या फर्क पड़ता है, पैसा आएगा नहीं आएगा, मतलब इनकम नहीं आएगा तो भी क्या प्रॉब्लम है। क्या आप वो सोच सकते हो। कैन यू थिंक ऑफ टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम योर बिजनेस और योर जॉब और योर प्रोफेशन, जो भी आप काम कर रहे हो, क्या उससे ब्रेक ले सकते हो। क्या पैसा एक हमेशा चिंता का विषय होता है हमारे साथ। डू यू ऑलवेज वरी अबाउट मनी। ये जवाब आपको अपने आप को देना है। डू यू पोस्टपोन परचेसिंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी। पोस्टपोन करते कि अगली बार देखते हैं या अगले महीने देख लेते, और ये जो बात है ये हम सिर्फ हमारे साथ नहीं करते, ये हम हमारे पूरे परिवार को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मजबूर करते हैं। हो सकता है बच्चों के रिलेटेड हो या फैमिली के रिलेटेड हो, हम कहते हैं यार अभी इस महीने नहीं, इस महीने तो बहुत खर्चा हो गया, बाद में देख लेते हैं, या इसकी अभी जरूरत नहीं है, बाद में देख लेते हैं। क्या हम फ्रीली पैसा खर्च कर पा रहे हैं। और कई बार क्या होता है ना कि हम खर्च तो कर देते हैं लेकिन वो गिल्ट आ जाता है कहीं ना कहीं, फिर हम सोचना शुरू कर देते हैं यार मैंने सही किया गलत किया, क्या मुझे ये करना चाहिए था, क्या मुझे इतना खर्चा करना चाहिए था, क्या मैंने सही किया है। वो गिल्ट, ठीक है, पछतावा, वो कहीं ना कहीं आता है बाद में।
तो क्या बिना पछतावे के आज मैं पैसे खर्च कर पा रहा हूँ? इसके बारे में सोचिए। आर यू एबल टू लीड अ लाइफ विदाउट वरिंग अबाउट मनी? क्या कोई पीस ऑफ माइंड है, आती है जिंदगी में? या हम हमेशा चिंता करते रहते कि चलो ये महीना तो हो गया, अब अगले महीने क्या? ठीक है, उसके बाद अभी दशहरा आने वाला है, ठीक है, उसके बाद आएगी दिवाली। तो सब तो यहाँ पे तो पैसा ज्यादा खर्च हो जाता है आपका। ठीक है, अभी गणपति खत्म हो गए। ठीक है, तो वो एक पीरियड होता है, वो 5 दिन या 10 दिन, कि जहाँ पे आपका एक मेजर एक्सपेंस चला जाता है, वहां पे खर्चा अचानक से बढ़ जाता है। फिर अभी दिवाली के टाइम पे और खर्चा बढ़ेगा। तो अभी क्या आपको चिंता सता रही है कि अभी आगे क्या होगा? अगले महीने भी वापस खर्चा है, ठीक है, नवंबर में भी खर्चा है। तो क्या ये हम हमेशा चिंता करते रहते हैं? तो अगर आपके सामने अगर ये चिंताएं हैं, तो कहीं ना कहीं हम हमारे पैसे के साथ कुछ गलत कर रहे हैं। मतलब उसका मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। अब पैसा हमारे लिए क्या कर सकता है? अगर आपके पास अगर पैसा है, तो वो क्या कर सकता है हमारे लिए? एक तो आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा। ठीक है, अगर आपकी जेब में पैसा है तो कॉन्फिडेंस वो आपके एटीट्यूड में दिखाई देता है, आपके चेहरे पे दिखाई देता है, ठीक है, आपके स्वभाव में दिखाई देता है। सो मनी कैन गिव यू कॉन्फिडेंस। टाइम, ठीक है, पैसा, टाइम, यू कैन बाय टाइम विथ मनी। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक सवाल पूछा था पिछले स्लाइड में कि क्या आप ब्रेक ले सकते हो अपने जॉब से, प्रोफेशन से? क्या आप सोच सकते हो कि चलो यार नहीं, अभी कुछ नहीं करते, बाद में देख लो, मैं ये जॉब छोड़ देता हूँ, कुछ दिन ब्रेक ले लेता हूँ और फिर उसके बाद देखते हैं और कहीं पे काम करते हैं? अगर आपके पास पैसा है तो यू कैन बाय टाइम फॉर योर सेल्फ। एक पीस ऑफ माइंड होता है। ओके, पीस ऑफ माइंड, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बार बार पैसे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस, खुशी आपके लिए लेके आ सकता है। चॉइस है आपके पास, मनी गिव्स यू चॉइस। अगर पैसा नहीं है तो आपको लिमिटेड रिसोर्सेस में ही आप गुजारा करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास चॉइस है, आपके लाइफस्टाइल के बारे में चॉइस है, आपके बच्चे को कौन से स्कूल में डालना है, कौन से कॉलेज में डालना है, किस तरीके का एजुकेशन देना है, इसका चॉइस है आपके पास। अगर आपके पास पैसा है तो रिटायरमेंट के बाद आप अपने टर्म्स पे अपनी जिंदगी बिता सकते हो, आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं, ये चॉइस है आपके पास। तो अगर पैसा है आपके पास तो आपके पास वो चॉइस है, आप चूज कर सकते हो, आप चुन सकते हो। लेकिन अगर नहीं है तो फिर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर पैसा है तो कॉन्फिडेंस आपको देगा पैसा, टाइम, यू कैन बाय टाइम, पीस ऑफ माइंड है, हैप्पीनेस है और चॉइस है। अगर नहीं है सो लैक ऑफ मनी, इसके बारे में थोड़ा सा सोच के देखिए। अगर पैसा नहीं है हमारे पास, इससे क्या होता है? एक तो स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, हम हमेशा ऐसी चिंता में लगे रहते हैं कि अब अगले महीने क्या, या अभी जो खर्चा आने वाला है उसके लिए कहाँ से लेके आऊंगा मैं, पैसा कहाँ से लेके आऊँ, स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, एक स्ट्रेसफुल जिंदगी बन जाती है। फिर स्ट्रेन रिलेशनशिप, मतलब इन चीजों का असर हमारे जो भी रिलेशनशिप्स है फैमिली में है, वो हो सकता है अपने ही फैमिली मेंबर्स के साथ हमारे रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रेन हो जाते हैं, यानी कि उसमें परेशानी क्रिएट हो जाती है। नॉन प्रोडक्टिविटी, अगर पैसा नहीं है तो हम सोचते हैं कि यार अभी क्या करें। ठीक है, उस बात का असर जो है वो आपके काम के ऊपर होता है, क्योंकि अगर पैसा आपके दिमाग में हमेशा है तो उसका असर आपकी प्रोडक्टिविटी पे होगा, और मेजरली प्रोडक्टिविटी पे होगा। प्रोडक्टिविटी आपकी कम हो सकती है, और इसका एक सिंपल कारण जो है वो ये है कि हमारा जो दिमाग है वो इस तरीके से बना है कि अगर मान के चलिए आपके पास अगर पैसा कम है तो हम पहले ये नहीं सोचेंगे कि चलो यार मैं पैसा कमा लेता हूँ। ठीक है, अभी मुझे 30,000 मिल रहे, 40,000 मिल रहे, लेकिन इससे तो मेरा कुछ नहीं हो रहा, मुझे और पैसे की जरूरत है। तो हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि चलो मैं अभी अगले महीने से मैं कोशिश करता हूँ कि मैं और पैसा कमाऊं।
मैं और 20,000 30,000 रुपए कमाऊं, ये हम नहीं सोचते। हमारे दिमाग हमेशा हमें ये कहता है कि आसान रास्ता चुनो, और आसान रास्ता हमारे लिए क्या होता है कि कॉम्प्रोमाइज करो। तो अगर पैसे नहीं है हमारे पास, तो हम एक चीज करते हैं, जो है कि कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज करो, जितना है उतने में ही गुजारा करो, और फिर जिंदगी पूरा कॉम्प्रोमाइज में गुजर जाती है। और ये कॉम्प्रोमाइज जो है, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये पूरे परिवार के लिए हम कॉम्प्रोमाइज करने पे पूरे परिवार को मजबूर करते हैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। कंप्लेनिंग, हम हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं फिर। ठीक है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, सरकार ये कर रहा है, मेरी कंपनी ये कर रही है। ठीक है, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है, उसके पास इतना पैसा है, मेरे पास नहीं है। ठीक है, मेरा नसीब ही ऐसा है, मेरे ग्रह ही ऐसे है। तो ये कंप्लेनिंग मोड में हम चले जाते हैं फिर पूरा। हम अपने आप को छोड़ के बाकी पूरी सारी दुनिया को दोष देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इसमें मेरी गलती कुछ भी नहीं है, मैं तो सही हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, बाकी गलती जो है वो बाकी सबकी है। तो कंप्लेनिंग मोड में चले जाते हैं, कोई चॉइस नहीं आपके पास, जो है जैसा है उसी में ही आपको गुजारा करना पड़ता है। नो चॉइस, आपके पास कोई भी चॉइस नहीं होता है। अब पैसा नहीं होने का भी एक कारण है, मतलब अलग अलग कारण हो सकते हैं उसके, लेकिन मेजर जो एक देखा गया है कि पैसा नहीं है अगर मेरे पास, तो एक जो हम इसको जोड़ सकते हैं वो होता है कि आप अपना पैसा किस तरीके से मैनेज कर रहे हो उसके साथ। क्योंकि आज मेरे पास अगर पैसे नहीं है, और अगर जो मेरे पास पैसा आ रहा है उसमें से अगर मैं पैसा कुछ बचा नहीं पा रहा हूँ अपने भविष्य के लिए, तो ये बात तो हमेशा कभी खत्म ही नहीं होगी कि मेरे पास पैसा नहीं है। ये बात तो हम हमेशा कहते रहेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं है। ये आज भी आप कहेंगे, 5 साल के बाद भी वही कहेंगे, 10 साल के बाद भी वही कहेंगे, और आज से पहले भी आप वही कह रहे थे। तो सब कुछ आता है कि आप जिस तरीके से अपने पैसे को मैनेज करते हो। क्या सारा का सारा पैसा आज आप अपने आज के ऊपर खर्च कर रहे हो, कल के लिए कुछ बचा के नहीं रख पा रहे हो? इस बात पे डिपेंड होता है। ठीक है? तो अगर ये सारी चीजें जरूरी है, मतलब तो अभी एक बात सोचने की जरूरत है कि तो फिर पैसे को अगर मैनेज करना है तो किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अगर मुझे इन सारी चिंताओं से अगर निकलना है, अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज करना है, एक पीस ऑफ माइंड मुझे चाहिए अपनी जिंदगी में, ताकि मेरा आज का दिन भी अच्छा जाए और मेरा आने वाला दिन भी अच्छा जाए। दोनों दिन मेरे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, मेरा प्रेजेंट भी उतना ही जरूरी है जितना मेरा फ्यूचर जरूरी है। तो अगर ये इतना जरूरी है तो उसको मैनेज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हाउ टू मैनेज मनी। तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि क्या आप अपने पैसे को मैनेज कर रहे हो या आपका पैसा आपको मैनेज कर रहा है? आर यू मैनेजिंग मनी और इज मनी मैनेजिंग यू? ठीक है, क्या हम हमेशा पैसे के पीछे भाग रहे हैं, तो आप पैसे को मैनेज नहीं कर पा रहे, पैसा आपको मैनेज कर रहा है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये खत्म होने जरूरी होता है कि आपके पैसे के ऊपर आपका कंट्रोल लाना, ये जरूरी है। कई बार ये होता है कि मैं अगर सही ढंग से या सही तरीके से अगर मैं अपने पैसे को मैनेज नहीं कर पा रहा हूं, तो फिर मुझे हमेशा पैसे के पीछे भागना जरूरी पड़ता है। ये कभी खत्म नहीं होता मेरे लिए। ओके, अब अगर आपको अपने पैसे को अच्छे तरीके से मैनेज करना है, तो एक बात आपको समझना बहुत जरूरी है, और वो है कि योर इनकम इज नॉट योर वेल्थ। ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी गलती जो होती है वो यहाँ पे होती है। हम समझते हैं कि जो मेरा इनकम है वो मेरा वेल्थ है। आप महीने के 50,000 रुपए कमा रहे हैं, 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, 5 लाख रुपए कमा रहे हैं, 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, दैट इज नॉट योर वेल्थ। हम वेल्थ को हमेशा इनकम के साथ जोड़ते हैं। हम ये कहते हैं कि यार वो तो महीने का 2 लाख रुपए कमा रहा है, यार अच्छा इनकम है उसका, वो अच्छा पैसा है उसके पास। ठीक है, वो महीने का 3 लाख रुपए कमा रहा है, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, महीने का 5 लाख रुपए कमा रहा है, तो अच्छा पैसा है उसके पास।
ठीक है, अच्छी कमाई है उसकी, अच्छी कमाई है, लेकिन क्या वेल्थ है उसके पास? शायद आप लोगों ने भी देखा होगा कि हम जिन लोगों को जाके मिलते हैं आज मार्केट में, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि अच्छा है, उसका लाइफस्टाइल अच्छा है उस व्यक्ति का, लेकिन जब बात आती है सेविंग की तो 10,000 भी नहीं दे पा रहा, या वो कहता है कि बाद में। इनकम आपका वेल्थ नहीं है, ये जितना जल्दी आप समझ पाओगे उतना अच्छा है। मैंने तो कई एग्जाम्पल्स देखे कि 2 लाख रुपए इनकम है, लेकिन जब सेविंग की बात आती है तो लोग 10,000 15,000 भी महीने का सेव नहीं कर। क्यों? क्योंकि उस पैसे के मैनेजमेंट तो बाद में बात करेंगे हम। लाइफस्टाइल मैंने इस तरीके से बनाया है, मैंने घर लिया है, घर का ईएमआई में भर रहा हूँ, लाख रुपए 1.25 लाख रुपए ईएमआई में भर रहा हूँ महीने का घर का। फिर उसके बाद गाड़ी है, फिर गाड़ी का, क्योंकि आजकल क्या है कि आजकल तो लोन इजीली मिल जाता है ना आपको। और आप अगर आप किसी प्राइवेट बैंक में हैं, ये जैसे एचडीएफसी का है, आईसीआईसीआई का है, एक्सिस का है, तो आपको तो प्री अप्रूव्ड लोन के मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। आजकल तो बहुत सारे आ रहे हैं, आपको भी आते होंगे कि आपको गाड़ी लेनी है तो इतना आपका प्री अप्रूव्ड लोन है, 2 मिनट में आपको लोन मंजूर हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं ये देखता हूँ कि यार मेरा तो 25 लाख तक मैं गाड़ी ले सकता हूँ, तो प्रॉब्लम क्या है? तो बहुत ईजी हो जाता है मेरे लिए। और नॉर्मली हम कैसे सोचते हैं कि चलो ओके ठीक है, घर का ईएमआई मेरा जा रहा है इतना, तो अभी इतना पैसा मेरे पास है, तो चलो एक काम कर लेते, गाड़ी ले लेते, तो उतना एडजस्ट हो जाएगा ना उसमें। एडजस्ट तो हो रहा है, लेकिन आप आज में जी रहे हो, क्योंकि आपका पूरा सारा कैलकुलेशन जो है आपके इनकम के ऊपर है, आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर पा रहे। सो आपके पास कितना पैसा है, आप कितना पैसा हर महीना कमाते हो, इस बात से कोई मतलब नहीं होता है। आप हर महीना कितना सेव कर पा रहे हो, ये सबसे जरूरी है। अगर हम हमारे इनकम को देखते हैं, ठीक है, तो हमारा जो इनकम हमारे पास जो आता है, ठीक है, उसका एक पार्ट जाता है एक्सपेंसेस के लिए, खर्चा। अब खर्चा दो तरीके का होता है, एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट आपका होता है। फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि जो भी आपका हाउस होल्ड एक्सपेंस होता है, जो आपको खर्चा करना ही पड़ता है हर महीने, ठीक है, घर में राशन भरना है, बाकी के जो भी आपके बिल्स है, लाइट बिल है, सोसाइटी का मेंटेनेंस है, केबल का है, ओटीटी का आपका सब्सक्रिप्शन है, मोबाइल का रिचार्ज है, बच्चों की स्कूल की फीस है, तो ये जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है। और एक होता है जिसको हम कहते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल का मतलब होता है कभी ये कम ज्यादा होते रहते हैं, जिसको हम लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस भी कहते हैं। तो आपका एक पार्ट जाता है एक्सपेंसेस के लिए, एक फिक्स्ड एक्सपेंसेस और एक वेरिएबल एक्सपेंसेस। फिर आपका एक पार्ट जाता है लोन सर्विसिंग के लिए, ठीक है, ईएमआई के लिए। तो एक फिक्स्ड ईएमआई आपका जा रहा होगा हर महीने का। सो इनकम का एक पार्ट आपका जा रहा है एक्सपेंसेस के लिए, एक पार्ट आपका जा रहा है लोन के लिए, और एक पार्ट आपका जा सकता है एसेट्स बनाने के लिए, एसेट्स। और ये एसेट्स जो है ये आपका वेल्थ है, आपका इनकम आपका वेल्थ नहीं है। जो पैसा बचा पा रहे हो हर महीना, that is your wealth, वो आपका वेल्थ है। और अगर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ क्रिएट करना है, अच्छा पैसा बचाना है, तो इन तीनों को आपको मैनेज करना जरूरी है। एक्सपेंसेस को मैनेज करना जरूरी है, आपके लोन्स को मैनेज करना जरूरी है, और आपका पैसा कितना आप एसेट क्रिएशन के लिए आप पैसा आप दे रहे हो, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर इन तीनों का अगर आपने सही तरीके से मैनेजमेंट किया, तो लॉन्ग टर्म में आप वेल्थ क्रिएट कर पाओगे, तो जाके आपके पास आने वाले समय में पैसा होगा, तो ही जाके आने वाले समय में आपकी जो चिंताएं हैं वो कम हो सकती है। वरना पैसा तो आज भी नहीं है, कल भी नहीं है, मैं कमा रहा हूं इतना, लेकिन जा कहाँ रहा है वहीं पे समझ नहीं आता है। सो अगर मेजर पैसा आपका सारा खर्च हो रहा है, या आप अननेसेसरी लोन्स क्रिएट कर रहे हो, आज अगर मिल रहा है लोन तो ले लो लोन, ठीक है। एक जमाना था जब आप लोन लेते थे तो लोग आपको अलग नजर से देखते थे, यार जिसने कर्जा लिया है। आज नहीं लेते हो तो लोग आपको पूछते हैं, यार पागल है क्या?
खुद का पैसा डाल के कोई घर लेता है क्या? खुद का पैसा डाल के कोई गाड़ी लेता है क्या? बैंक तो दे रहा है ना। और ऊपर से टैक्स सेविंग भी तुझे मिल रहा है। अगर घर ले रहा है तो 2 लाख तो तुम सेक्शन 24 में दिखा सकते हो, 1.5 लाख तो तुम सेक्शन 80 में दिखा सकते हो। टैक्स बेनिफिट भी तुमको मिल रहा है। ठीक है, तो क्या पागल हो तुम लोन नहीं ले रहे? ठीक है, आज उल्टा है। और हमें इतना सारा लोन मिल रहा है, इजीली मिल रहा है, कि इजीली हम ले रहे हैं उसको। लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बाद में प्रॉब्लम आ जाता है उसको चुकाने में। और दूसरा क्या है कि जितना ज्यादा आप ईएमआई पे कर रहे हो, आपका सेविंग जो है उतना कम हो रहा है। सो लायबिलिटी या लोन एक मेजर रोल प्ले करता है हमारी जिंदगी में, क्योंकि ये ज्यादा है, ये कंटिन्यूअस है। मतलब कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है कि एक सिंपल एग्जांपल की अगर हम बात करें तो नॉर्मली क्या होता है कि लोग 5 साल में गाड़ी बदलते हैं ऑन एन एवरेज। ये आदत होती है लोगों को, 5 साल में 3 साल में लोग गाड़ी चेंज करते हैं। तो मेरा लोन तो कंटिन्यू रहता है, वो कम नहीं खत्म नहीं होता। मैंने अभी लोन लिया, फिर मैंने उसको खत्म, मतलब वो गाड़ी मैंने चेंज कर दी, मैं एक्सचेंज में दे रहा हूँ, मैं दूसरी गाड़ी ले रहा हूँ, मेरा लोन कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, मैंने एक प्रॉपर्टी ले ली है, वो अगर खत्म हो रही है तो मुझे लगता है कि यार अभी तो मेरा इनकम और बढ़ गया, मैं इसमें और एक प्रॉपर्टी ले सकता हूँ। तो चलो उस प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट के तौर पे देख लेते हैं। तो ये कभी खत्म नहीं होता। आजकल आप मोबाइल भी लोन लोग ईएमआई पे ले रहे हैं। आपको बजाज फाइनेंस कपड़े लेने के लिए भी लोन दे रहा है। तो हर चीज के लिए अवेलेबल है आपके लिए। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपके लिए। तो एक्सपेंसेस, लोन, इन दोनों को अगर आप प्रॉपरली मैनेज करते हो तो ही आप एसेट क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, अब एसेट की जब हम बात करते हैं तो दो तरीके के एसेट होते हैं, ये बात भी समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन दो तरीके के एसेट्स होते हैं, दो तरीके के एसेट्स हम बनाते हैं हमारी जिंदगी में। एक एसेट होता है जो अप्रिशिएट होता है, और एक एसेट होता है जो डेप्रिशिएट होता है। अब अप्रिशिएटिंग एसेट का मतलब क्या है कि जहां पे उस एसेट की वैल्यू जो है वो समय के साथ बढ़ती है। समय के साथ उस एसेट की वैल्यू जो है वो बढ़ती है। और दूसरा एक डेप्रिशिएटिंग एसेट होता है जिसकी वैल्यू या जिसकी कीमत समय के साथ कम होती है। तो ये दो तरीके के एसेट हम हमारी जिंदगी में क्रिएट करते हैं, एप्रिशिएटिंग एसेट, डेप्रिशिएटिंग एसेट। अब एप्रिशिएटिंग एसेट का एग्जांपल क्या है? आपका सेविंग अकाउंट, यानी कि आपके बैंक का सेविंग अकाउंट, दिस इज एन एप्रिशिएटिंग एसेट। अगर कुछ नहीं तो कम से कम 3% तो आपको साल का उस पर इंटरेस्ट मिलता है। आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, दैट इज एन एप्रिशिएटिंग एसेट। पोस्टल सेविंग्स, आप जो भी पोस्ट में सेव कर रहे हैं वो आपके लिए एक एप्रिशिएटिंग एसेट है। म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, शेयर्स, ईपीएफ, ये एप्रिशिएटिंग एसेट है, मतलब समय के हिसाब से इसकी वैल्यू बढ़ती है। अब शेयर्स और म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें तो ये डिप्रिशिएटिंग एसेट भी हो सकता है। आप ये भी कह सकते हो कि ये कहाँ पे 100% गारंटेड है, नहीं है। अब आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, ये भी मैटर करता है। तो उसके ऊपर डिपेंड है कि अगर आप वही 5 रुपए या 4 रुपए वाले शेयर्स अगर आप ले रहे हो तो वो तो डिप्रिशिएट ही होगा। ठीक है, तो हम प्रॉपर इन्वेस्टमेंट की बात करें, यहाँ पे गैम्बलिंग की बात नहीं कर रहे। ठीक है, सो ये अप्रिशिएटिंग एसेट है। तो आप जितने भी एसेट आप बना रहे हो उसमें से सबसे ज्यादा पोर्शन आपका होना चाहिए अप्रिशिएटिंग एसेट में। ये सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि समय के हिसाब से आने वाले समय में इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ेगी। दूसरी तरफ है डेप्रिशिएटिंग एसेट। डेप्रिशिएटिंग एसेट मतलब आपकी गाड़ी, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, आपका मोबाइल सबसे डेप्रिशिएटिंग एसेट है। आप उसको आज खरीद ले रहे हो, 3-4 महीने के बाद भी आप उसको अगर बेच रहे हो तो 50% भी आपका उसको नहीं देगा कोई। आप घर में फर्नीचर कर रहे हो, ठीक है, होम अप्लायंस, टीवी, फ्रिज वगैरह ये सब ले रहे हो, दीज आर ऑल डेप्रिशिएटिंग एसेट्स। समय के हिसाब से इनकी वैल्यू कम हो जाती है। तो ये दो तरीके के एसेट्स हम हमारी जिंदगी में बनाते हैं। अब तो क्या इसका मतलब ये है कि घर नहीं लेना चाहिए, सॉरी गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, 2 व्हीलर नहीं लेनी चाहिए, मोबाइल नहीं लेना चाहिए, घर में फर्नीचर नहीं बनवाना चाहिए, या टीवी फ्रिज नहीं लेना चाहिए? क्या इसका मतलब ये होता है? तो बिल्कुल नहीं। इन चीजों की हमें जरूरत है।
आज टू व्हीलर आपके पास होना ये लग्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी है, क्योंकि उसके बगैर हमारा काम नहीं होता है। मोबाइल फोन आज लग्जरी नहीं है, जरूरत है उसकी। घर में फर्नीचर करना ये भी जरूरत है, टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, ये भी जरूरी चीजें हैं आज। सवाल ये आता है इनके ऊपर हम कितना पैसा खर्च करें, वो सबसे बड़ा सवाल आता है। मोबाइल फोन अगर आपको लेना है तो अभी लेटेस्ट आईफोन भी लोग, आईफोन 15 भी लोग ले रहे हैं, वो भी लाइन लगा के ले रहे हैं। 1 लाख के ऊपर उसकी कीमत नहीं, मेरे ख्याल से कुछ 80,000 के आसपास उसकी कीमत है। मतलब एक टू व्हीलर और एक मोबाइल फोन की कीमत लगभग सेम हो चुकी है। अगले साल नया आएगा, वो अगले साल लॉन्च करेंगे 16, तो फिर क्या आप उसको चेंज करोगे? अगले साल अगर आप चेंज करने जा रहे हैं तो उसको 80,000 कोई देने वाला नहीं है, 40,000 भी नहीं देगा कोई आपको। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये मेरे लिए जरूरी है, लेकिन इसके ऊपर मैं कितना पैसा खर्च कर रहा हूँ ये ज्यादा मेरे लिए सोचना जरूरी है। ठीक है, गाड़ी लेनी है तो क्या 15 लाख और 20 लाख की गाड़ी लेना मेरे लिए जरूरी है, या 6-7 लाख की एक बजट कार भी मेरे लिए सही हो सकती है? ठीक है, ये सोचना जरूरी है, क्योंकि ये जरूरी है। तो अमाउंट में कितना स्पेंड कर रहा हूँ उसके ऊपर। तो आपके लिए एक काम आपको करना है आज सेशन खत्म होने के बाद, कि आप देखिए कि आपके पास अप्रिशिएटिंग एसेट कितनी और डेप्रिशिएटिंग एसेट कितने एसेट्स है आपके पास जो आपने बना के रखे, जो अप्रिशिएट होंगे समय के हिसाब से, जिसकी कीमत बढ़ेगी, और कितने डेप्रिशिएटिंग एसेट है और कहाँ पे कितना पैसा है आपका, ये आप देखिए। ठीक है, ये करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये करना बहुत जरूरी है। तो आप सोचिए, एप्रिशिएटिंग एसेट ज्यादा है, डेप्रिशिएटिंग एसेट ज्यादा है। सो कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं मनी मैनेजमेंट को लेके, एक है बजट नहीं होता है प्रॉपर। हम सिर्फ बजट की बात करते हैं, बजट हमेशा हमारे दिमाग में होता है, वो कागज पे नहीं होता है, और उसको हम कभी फॉलो नहीं करते। एक प्रॉपर बजट नहीं होता। नॉट हैविंग इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड नहीं है, तो कई बार इमरजेंसी फंड नहीं होने के कारण क्या होता है, हम सेविंग करना बंद कर देते हैं, या जो भी बचा के रखा है उसको निकाल देते हैं। अब इससे भी वेल्थ क्रिएट नहीं हो पाएगा आपका, क्योंकि हर जरूरत के लिए अगर आप अपना सेविंग बंद कर रहे हो या उसको तोड़ रहे हो, तो लॉन्ग टर्म में आपके पास पैसा नहीं होगा। इन्वेस्टिंग विदाउट पर्पस, आपका कोई गोल ही नहीं है, आज सिर्फ मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा है तो मैं आज यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कल वहां पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत बढ़ रहा है तो मैं उसको निकाल के कहीं और खर्च कर रहा हूँ। सो पर्पस मुझे पता नहीं है। आई एम इन्वेस्टिंग विदाउट पर्पस। लॉन्ग टर्म का मैं नहीं सोच रहा हूँ, मैं हमेशा शॉर्ट टर्म। ठीक है, 4 साल 5 साल में मुझे पैसा चाहिए वापस। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि लोग कहाँ पे गलती करते हैं। 2 एग्जाम्पल मैं आपको इसके बताता हूँ। एक मेरे ही शहर का एग्जाम्पल है, कोल्हापुर का। ठीक है, ओके, सो मैं एक इंग्लिश में दिखाता हूँ आपको। ये एक रिसेंटली एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, या स्कैम कहो इसको, फ्रॉड कहो, जो भी आपको कहना है कहो। ये कोल्हापुर में, जिस शहर में मैं रहता हूँ, तो मेरा नेटिव प्लेस है, वहां पे ये हुआ। अभी मैं गया था दिवाली के वक्त, तो सॉरी, गणपति के लिए जब मैं गया था तब ये सब मुझे पता चला। तो वहां पे एक आदमी था, उसने करीब, अब लोग कहते हैं कि पेपर में तो आया, अलग अलग फिगर आए, 700 करोड़, 1500 करोड़, 3000 करोड़ तक के फिगर आए, मतलब लगभग 3000 करोड़ तक का वो फ्रॉड है। तो आप सोचिए, कोल्हापुर बहुत बड़ा शहर नहीं, मुश्किल से कितना 10-12 लाख का पॉपुलेशन होगा, और उतने पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो 1500 करोड़ भी मान के अगर चलते तो फिगर बहुत कम नहीं है। 1500 करोड़ एक छोटे से शहर में, यहाँ पे लोगों ने उसके, जो भी उसने स्कीम थी उसकी, या उसने कहा था, जहां तक मुझे पता है कि उसने बताया था कि वो क्रूड ऑयल में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, ट्रेडिंग करता है, कमोडिटी में ट्रेडिंग करता है वो, क्रूड ऑयल में। और फिर वहां से आपको मंथली वो 3%, 5% गारंटेड रिटर्न आपको देने वाला।
और ये कुछ लोगों को उसने दे भी दिया पहले, ठीक है, कुछ लोगों को उसने ये पैसा दे भी दिया, और जैसे पैसा मिलता गया लोगों ने और पैसा उस पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। और ये अभी रिसेंटली एक 5-6 महीने पहले ये सारा खेल खत्म हो गया। लोगों ने देखिए कर्ज निकाल के प्रॉपर्टी बेच के यहाँ पे पैसा डाला। अब ये सिर्फ किस लिए, सिर्फ एक कारण के लिए कि महीने का 3% मिल रहा है, महीने का 5% मिल रहा है। वो यहाँ तक ये भी दे रहा था कि आप गाड़ी ले लो, गाड़ी का ईएमआई वो भरेगा। और मेरे कुछ करीबी लोग हैं जिन मतलब जो मेरे अच्छे पहचान के हैं, उन्होंने मुझे 1 साल पहले इसके बारे में बताया था, और मुझे ये भी बताया था कि तुम भी करो, क्योंकि हमने किया, हमें पैसा मिल रहा है। सारा खेल खत्म हो गया है, ठीक है। और आप तो जानते होंगे कि मतलब आप तो जानते हैं कि ऐसे केसेस में पैसा वापस मिलना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। पूना का देखिए, ये अगर आप मराठी नहीं समझते हो तो पूना के एक व्यक्ति ने 51 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए, 51 लाख रुपीज, 51 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। और ये उसने क्या है, बैंक से कर्ज लिया है सारा, और उसका ईएमआई वो भरा 1,30,000 रुपए ईएमआई। बैंक से कर्ज लेके 51 लाख रुपए उसने इन्वेस्ट किया है, सिर्फ एक कारण से 3% गारंटेड मिलेगा। अब हम एक सिंपल चीज नहीं समझ पाते हैं कि अगर आपको कोई ज्यादा रिटर्न दे रहा है तो वो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। और जब उन्होंने मुझे बताया था, मतलब जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था, जब उन्होंने मुझे बताया कि क्रूड ऑयल में कर रहा है, शेयर मार्केट में, आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करो, आप कमोडिटी में करो, आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करो, आप 100% रिटर्न जनरेट नहीं कर पाते हो, मतलब गारंटेड आपको मिलेगा ही है डेली, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। मैंने उनको यही बात कही थी कि ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है, मैं भी शेयर मार्केट को फॉलो कर रहा हूँ, कितने साल से कर रहा हूँ। लेकिन आप कितना भी नॉलेज आपके पास हो, आप हर महीना गारंटेड आप इनकम नहीं जनरेट कर पाओगे, हर हर दिन आप प्रॉफिट में नहीं रहते हो, तो ये पॉसिबल ही नहीं है ये इतना पैसा। और ऐसे कई सारे केसेस हुए, तो सिर्फ रिटर्न मुझे ज्यादा मिल रहा है यहाँ पे अगर मैं मेरा पैसा डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। दूसरा एग्जांपल मैं आपको पूना का बताता हूँ। ये भी एक बहुत क्लासिकल एग्जांपल है पूना का, ठीक है। और कोल्हापुर से चलो कम से कम, मैं एक थोड़ा रूरल बेल्ट भी हम कह सकते हैं। पूना, ठीक है, यहाँ पे एक आदमी ने 300 करोड़ रुपए लेके वो भाग गया, 300 करोड़, ठीक है, 300 करोड़। जैसे पूना में, अगर जो लोग पूना में है, शायद आपको पता होगा, आपने ये पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में, जो लोग पूना के हैं, तो पूना के एक बहुत प्राइम एरिया में, मतलब जिसको कैंप एरिया कहते हैं, वहां पे एक मॉल में इसने ऑफिस लिया था, और इसने 300 करोड़ रुपए लेके ये भाग गया है। और इसको पैसा देने वाले लोग जो है वो मेजरली सारे पढ़े लिखे लोग हैं, और मेजरली इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है। और इसने क्या किया था, इसने उनको बताया था कि वो लोन लेगा इनके नाम पे, ठीक है। इसने जो भी इन्वेस्टर्स है इसके, उनके नाम पे उसने लोन लिए थे, अलग अलग बैंक से उनके नाम पे लोन लिए थे, और उसने कहा था कि ईएमआई ये भरेगा, और फिर उसके ऊपर उनको 5% मंथली गारंटेड देगा, ठीक है। आप सोच के देखिए कि कोई आदमी आपको ये बता रहा है कि मैं आपके नाम पे लोन ले रहा हूँ, और ये पैसा मैं मेरी कंपनी चलाने के लिए इस्तेमाल करूंगा, और उसके ऊपर मैं आपको 5% हर महीने का गारंटेड देता हूँ, ठीक है। अब लोन का जो ईएमआई, मतलब ईएमआई पर्सनल लोन है, सो 10% से लेके 15% के बीच कुछ भी आपको ईएमआई इंटरेस्ट आता है, और उसके ऊपर वो 5% आपको देगा। इतना पैसा कैसे जनरेट कर पाएगा कोई, और वो भी गारंटेड। लेकिन लोग सोचते नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक ही पर्पस, ज्यादा रिटर्न मुझे चाहिए। तो जिंदगी भर की मेहनत की कमाई जो है, ये कई बार हम ऐसी जगह पे उड़ा देते हैं, ठीक है।
इन चीजों से दूर रहिए। देखिए, कोई भी अगर आपको ये कह रहा है कि मैं आपको महीने का गारंटेड 3% दे रहा हूँ या 5% दे रहा हूँ, ऐसे कई लोग आज भी मार्केट में हैं, इन लोगों से दूर रहिए। आप कितना भी करो, आपके पास कितना भी नॉलेज हो, आप हर दिन शेयर मार्केट से पैसा नहीं निकाल सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। सो इन्वेस्टिंग विदाउट अ पर्पस, नॉट सेटिंग फाइनेंशियल गोल्स। मुझे पता नहीं है कि मेरे आने वाली जिंदगी में मुझे कब कहाँ किस चीज के लिए पैसे की जरूरत पड़ सकती है। अननेसेसरी लोन्स, ये बहुत ज्यादा हो रहा है आजकल। अननेसेसरी लोन्स में ले रहा हूँ। ठीक है, एक खत्म होता है तो दूसरा ले लेता हूँ, एक खत्म होता है दूसरा। क्यों? क्योंकि मेरे इनकम में जा रहा है, तो मैं अभी मेरे इनकम को ही ट्रीट कर रहा हूँ कि यही मेरा पैसा है, यही मेरा वेल्थ है। नॉट कंट्रोल, नो कंट्रोल ऑन लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। मेरे लाइफस्टाइल के जो भी एक्सपेंसेस उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है। अगर आप देखोगे तो जो भी फिक्स्ड कॉस्ट होता है ना, उससे ज्यादा लाइफस्टाइल पे ज्यादा खर्चा हो जाता है। या बाहर खाना, घूमना, ठीक है, परचेसिंग करना, ये बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो उस पर कंट्रोल नहीं है। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो मनी मैनेजमेंट को लेके लोग करते हैं, जिनको अवॉइड करने की जरूरत है। अब सिंपल अगर मनी मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो कुछ सिंपल बहुत सारे रूल्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे रूल्स आपको मिलेंगे। ठीक है, उसमें से एक सबसे सिंपल जो रूल है या मनी मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है, वो ये कहता है कि जो भी आपका टोटल इनकम है, ठीक है, आपका जो भी टोटल इनकम है, उसका 50% जो है वो आपका एक्सपेंस और ईएमआई में जाना चाहिए। मतलब अगर आप 50,000 रुपये कमा रहे हो हर महीने का, तो 25,000 रुपये आपका फिक्स्ड कॉस्ट जो है घर चलाने के लिए, प्लस आपका ईएमआई 25,000 रुपये में ये होना चाहिए। ठीक है, 25,000 में हर महीने का घर चलाने का खर्चा और आपका ईएमआई ये जाना चाहिए। 30% आपकी इच्छाएं जो भी है, बाहर खाना खाना जाना है, एंटरटेनमेंट चाहिए, कुछ छोटा मोटा शॉपिंग आपको करना है, 30% वहां पे आपका जा सकता है। ठीक है, और 20% शुड गो टुवर्ड्स सेविंग्स। कम से कम 20% आपका जाना चाहिए, ये मिनिमम है। ठीक है, इसको कहते हैं 50-30-20 रूल, ये आपने भी सुना होगा। लेकिन ये बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही सिंपल रूल होता है, जिससे लॉन्ग टर्म में आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो या अपने पैसे को सही तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। सो 50% आपका जाना चाहिए एक्सपेंसेस और ईएमआईज में। 30% आपकी जो भी इच्छा है उसके लिए आप खर्च करो। 20% ये आपका सेविंग के लिए जाना चाहिए। और ये 20% जो है ना, ये मिनिमम है, मिनिमम, ये मैक्सिमम नहीं है। दिस इज मिनिमम 20%। उतना तो कम से कम आपका जाना चाहिए सेविंग के लिए। ठीक है, तो अगर आप अपने पैसे को इस तरीके से अगर डिवाइड कर रहे हो कि इससे ज्यादा, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं 50,000 रुपये कमा रहा हूँ, तो 50,000 में से 25,000 मेरा घर चलाने का खर्चा और ईएमआई पे जाना चाहिए, इससे ज्यादा मैं नहीं क्रिएट करूंगा लायबिलिटी। जो भी मेरी इच्छाएं हैं, ठीक है, उसको 30%, मतलब 15,000 रुपये मैं उसके लिए दे रहा हूँ, और 10,000 रुपये मैं हर महीने का सेव कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक सही या सिंपल तरीका होता है कि जिस तरीके से आप अपने पैसे को डिवाइड करके आप सही तरीके से मैनेज कर सकते हो। ठीक है? इसका एक सिंपल जो मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि इसका इफेक्ट क्या हो सकता है। मतलब जो हम बात करें ना 20% सेव करने की हर महीने की, तो उसका इफेक्ट क्या हो सकता है। तो उसका अगर एक सिंपल कैलकुलेशन अगर हम करके देखते हैं, तो मैं नॉर्मली यही कहता हूँ कि आपको अगर शुरुआत करनी है ना सेविंग की, तो आप 2 महीने की सैलरी सेव करो, या 2 महीने का आपका जो भी इनकम है वहां से स्टार्ट करो। सेव 2 मंथ्स ऑफ योर इनकम। ठीक है, आप 12 महीने आप इनकम कमा रहे हो, तो 10 महीने का जो भी आपका इनकम है वो आप अपने आज के लिए खर्च करो, प्रेजेंट के लिए खर्च करो, और 2 महीने का इनकम जो है वो आप अपने आने वाले भविष्य के लिए बचाओ। ठीक है, सो अगर सिंपल मान के चलते हैं कि मैं अलग अलग एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिए कि आप कितना कमा रहे हो, तो फॉर एग्जांपल मान के चलिए 50,000 रुपये कमा रहे कोई व्यक्ति है, तो अगर वो 2 महीने का इनकम बचा रहा है, मतलब 1 लाख रुपए वो हर महीने का बचा रहा है, सॉरी, साल का 1 लाख रुपए वो बचा रहा है, 2 महीने का इनकम वो बचा रहा है 1 लाख रुपए। तो अगर 6% का रिटर्न भी उसको मिल रहा है, तो 10 साल में उसके पास लगभग 14 लाख रुपए हो जाएंगे।
अगर 8% का रिटर्न हम पकड़ रहे हैं तो 15.5 लाख रुपए उसके पास हो सकते हैं। 10% का रिटर्न हम पकड़ रहे हैं तो 17.5 लाख रुपए उसके पास हो सकते हैं। और ये जो 1 लाख रुपए है, ये टोटल इनकम का 16.67% है, मतलब 16.5% है टोटल इनकम का। एक सिंपल रूल, 2 महीने का इनकम आप बचा लो, 12 महीने का इनकम में से 10 महीने का इनकम आप अपने आज के लिए खर्च करो, आपकी आज की जरूरतों के लिए, और 2 महीने का इनकम जो है आप बचा लो अपने भविष्य के लिए। और ये 2 महीने का इनकम अगर आप आपके टोटल इनकम से कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 16.5% आता है। तो बेयर मिनिमम कम से कम इतना तो आपको करने की जरूरत है। ठीक है, तो पैसा अगर मैं नहीं क्रिएट कर पा रहा हूं लॉन्ग टर्म में, तो फिर मुझे हर बार पैसा कमाने के बारे में सोचना पड़ेगा और हमेशा स्ट्रेस में रहना पड़ेगा। अगर मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूं और महीने का 2 इनकम, यानी कि 2 लाख रुपए साल का अगर मैं बचा रहा हूं, अगर 6% का रिटर्न भी मुझे आ रहा है तो 27 लाख रुपए हो जाएंगे 10 साल के बाद। ठीक है, 27 लाख, 27,94,000। अगर सिंपल हम 6% का रिटर्न भी कैलकुलेट कर रहे हैं तो, अगर 8% से कैलकुलेट करते हैं तो 31 लाख रुपए हो जाएंगे आपके पास। 15 साल का अगर हम पकड़ के चलते हैं, 15 साल अगर वो कर रहे हैं, अगर 2 लाख का इनकम है तो 6% के हिसाब से अगर हम बात करें तो 49 लाख रुपीज हो सकते हैं। इतना पैसा आप क्रिएट कर पाते हो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आता है ना, प्रॉब्लम ये आता है कि हम इसको देख नहीं पाते। वेल्थ कैनॉट बी सीन, सबसे बड़ा चैलेंज आता है वेल्थ क्रिएशन में, आप उसको देख नहीं सकते हो। यू कैनॉट सी योर वेल्थ। ठीक है, ये कहीं पे छुपा हुआ होता है जिसको हम देख नहीं सकते। आप आपका इनकम जो आता है हर महीना, आपको पता है, आपको एसएमएस आएगा कि इतना सैलरी आपको क्रेडिट हो गया, इतना इनकम आपको क्रेडिट हो गया, ये आप देख सकते हो। वेल्थ क्रिएट करने के लिए लॉन्ग टर्म आपको देनी पड़ती है और वो दिखता नहीं ना आपको, वो प्रॉब्लम आता है। ठीक है, सो वेल्थ इज नॉट विजिबल, और वो वैसे ही रहना चाहिए। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो इट शुड नॉट बी विजिबल। क्योंकि जब आपको पता चलेगा कि मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए है, तो लोग क्या करते हैं, अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं कि अब इस 10 लाख के साथ मैं क्या करूंगा, और वो कहीं और उसको खर्च कर देते हैं विदाउट एनी पर्पस। ये प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो एक सिंपल तरीका है कि जिससे आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, 2 महीने का इनकम बचाना शुरू करो। ठीक है, आप देखिए आप में से कितने लोगों ने किया है, आप क्या कर रहे हो। कि अगर आप भी नहीं बचा पा रहे हो, 2 महीने का मिनिमम, 2 महीने का इनकम तो बचाना शुरू करो। ये 16% होगा आपका टोटल इनकम का, 16% होगा लगभग। और हमें जरूरत है कि मिनिमम 20% तो हमें बचाना चाहिए, उस बात की जरूरत है। सिंपल मनी मैनेजमेंट रूल, 50% towards expenses and EMIs, 30% toward wants and 20% towards your savings। ये करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आप अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। ओके, अब मनी मैनेजमेंट का बेनिफिट आपको क्या मिल सकता है। एक तो प्रॉपर कैश फ्लो मैनेजमेंट आपका हो जाएगा, आपको पता चलेगा कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, मैं कितना बचा पा रहा हूं। सेविंग आपके बढ़ जाएंगे। गोल आइडेंटिफिकेशन, मतलब आपको पता चलेगा कि किस कारण से मैं पैसा सेव कर रहा हूँ, मेरे गोल क्या है, आने वाली जिंदगी में मेरे क्या जरूरतें हैं जिसके लिए मुझे पैसा चाहिए। तो ये भी आपको समझ में आएगा। बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आप अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सकते हो। प्रिपेयर टू फेस एनी इमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी आती भी है तो उसको फेस करने के लिए हम रेडी है, तैयार है उसके लिए। चिंता करने की जरूरत नहीं, और एक पीस ऑफ माइंड आपको मिलेगा। ठीक है, पीस ऑफ माइंड मतलब आज का दिन भी सही जा रहा है और आने वाले दिन की भी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। एक पीस ऑफ माइंड, ये फायदे हैं आपके लिए अगर आप सही तरीके से मनी मैनेजमेंट करते हो तो। अगर ज्यादा अगर कुछ नहीं, अगर आपने सिंपल ये रूल से भी स्टार्ट किया ना, इससे भी अगर आपने स्टार्ट किया तो काफी अच्छा आप अपने लिए कर पाओगे। तो अगर हम पिरामिड की बात करें तो शुरुआत कहाँ से करें। ठीक है, पर्सनल फाइनेंस के पिरामिड की अगर हम बात करें
तो पहला स्टेप आता है मैनेजिंग रिस्क, यानी कि आपको आपके रिस्क मैनेज करने की जरूरत है सबसे पहले। उसके बाद आपको कैश फ्लो मैनेजमेंट यानी कि बजटिंग करने की जरूरत है। तीसरा स्टेप आता है गोल प्लानिंग की, आपके आने वाली जिंदगी में आपको कब कहाँ और किस कारण से पैसे चाहिए और कितने चाहिए इसको डिसाइड करना। फिर स्टेप आता है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का, कि पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करें। फिर आता है टैक्स प्लानिंग, कि जो भी मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो उसमें टैक्स मुझे बचत हो रही है नहीं हो रही है क्या हो रहा है। और फिर लास्ट पार्ट जो आता है वो आता है स्टेट प्लानिंग का। स्टेट प्लानिंग का मतलब होता है कि मेरे बाद ये जो मैंने बना के रखा है इसका मैं क्या करूंगा। लेकिन स्टेट प्लानिंग जो है, हम वहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास वो स्टेट क्रिएट करना जरूरी है। अगर स्टेट ही नहीं है तो प्लानिंग किस बात का करेंगे। तो इन स्टेप्स को जो है हम एक एक करके इस पे थोड़ा सा बात करते हैं कि क्या करना चाहिए। ओके, सो पहला आता है मैनेजिंग रिस्क, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट की हम बात करते हैं। तो रिस्क मैनेज करने के चार तरीके हैं। एक, आप उसको अवॉइड करो। दूसरा, उसको रिटेन करो, यानी कि उसके लिए कुछ बंदोबस्त करके रखो। रिटेन करने का मतलब है कि मेरे पास मैंने उसका कोई प्रोविजन करके रखा है, कुछ बंदोबस्त करके रखा है। तीसरा तरीका होता है शेयर करो, ये रिस्क आप किसी और के साथ शेयर करो। और चौथा तरीका होता है रिस्क को ट्रांसफर करो। ठीक है, सो अवॉइड, रिटेन, शेयर, ट्रांसफर, ये चार तरीके होते हैं रिस्क मैनेज करने के। अब अवॉइड करना अगर हम बात करें तो हम क्या रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल जो है, हम कोविड जब था, ठीक है, तो आपको कोविड ना हो इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग आप कर सकते थे। बाहर जरूरत नहीं तो घर से बाहर मत निकलो, लॉकडाउन लगाया गया था। ये सारी चीजें किस लिए की थी? अवॉइड करने के लिए। लेकिन आप कितना अवॉइड कर सकते हो? ठीक है, कितना अवॉइड कर सकते हो? अगर आप घर से बाहर में नहीं निकलते तो भी आपको हो सकता है, और हुआ भी है। तो कितना अवॉइड आप कर सकते हो उसका एक लिमिट होता है। आपको पता है कि अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ सड़क पे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? हेलमेट लगा सकते हो, आप सारे ट्रैफिक के रूल्स फॉलो कर सकते हो। लेकिन ये आप कर रहे हो, अगर सामने वाला अगर कोई भी इसमें से कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा है, कोई भी ट्रैफिक का रूल फॉलो नहीं कर रहा है, तो प्रॉब्लम आपको और मुझे फेस करनी पड़ेगी ना इसकी। तो हम कितना अवॉइड कर सकते हैं? सो अगर अवॉइड करना है तो उसका भी एक लिमिट होता है। दूसरा होता है रिटेन करना। रिटेन करने का मतलब क्या होता है कि अगर वो रिस्क आती भी है तो मेरे पास मैंने कुछ बंदोबस्त करके रखा है। तो रिटेन का मतलब होता है सिंपल तरीके से, लोग हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते। लोग हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते, जो भी हॉस्पिटल का खर्चा चलो मैं अपनी जेब से दे देता हूँ, इसको कहते हैं रिटेन करना। मैं करूंगा खर्चा लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लूंगा, मेरी जेब से दे दूंगा। सो दिस इज रिटेंशन, कि मैंने कुछ उसका बंदोबस्त करके रखा है। अगर रिस्क आती भी है तो उसका पैसा है मेरे पास, मतलब उतना रिसोर्सिस मेरे पास है रिटेन करना। ये गलती होती है एक्चुअली, ठीक है, ये सही तरीका नहीं होता है। फिर उसके बाद आता है शेयर करो, ये रिस्क किसी और के साथ शेयर करो। आप अब हम इंडिविजुअल लेवल पे किसके साथ रिस्क कर सकते, शेयर कर सकते? नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपका कोई एम्प्लॉयर है तो हो सकता है आप एम्प्लॉयर के साथ रिस्क शेयर कर रहे हैं। ठीक है, आपका एम्प्लॉयर आपको 2 लाख 3 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस दे रहा है, उतने तक का जो भी खर्चा है वो इस हेल्थ इंश्योरेंस से निकल जाएगा, उसके ऊपर अगर कुछ आता है तो आप भरो। और चौथा तरीका होता है ट्रांसफर का, ट्रांसफर योर रिस्क। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है रिस्क मैनेजमेंट का, टू ट्रांसफर योर रिस्क। आप अपने रिस्क ट्रांसफर करो। अब हम इंडिविजुअल लेवल पे हमारे रिस्क किसके ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं? एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को, या एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को, या एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी को। वी आर ट्रांसफरिंग अवर रिस्क। मतलब आज के बाद जो मेरी रिस्क है वो मैं उस कंपनी को दे रहा हूँ, वो कंपनी मेरे रिस्क परचेस कर रही है, ताकि अगर जिस भी चीज के लिए मैंने वो रिस्क जो है मेरी वो ट्रांसफर की है, वो घटना घटने के बाद मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, वो पैसा आ जाएगा। ठीक है, सो ट्रांसफरिंग रिस्क इज द बेस्ट मेथड फॉर रिस्क मैनेजमेंट। और हमारे लेवल पे कोई भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले, बिफोर स्टार्टिंग एनी इन्वेस्टमेंट, एनी सेविंग, ठीक है, 3 कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारा पैसा पूरा का पूरा वाइप आउट हो सकता है, यानी कि मेरा पूरा सेविंग खत्म हो सकता है। उसके लिए इंतजाम करके रखना मेरे लिए बहुत जरूरी है।
और वो है डेथ, डिजीज और डिसेबिलिटी। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट या कोई भी सेविंग शुरू करने से पहले इन तीन चीजों का, इन जो रिस्क है, डेथ, डिजीज और डिसेबिलिटी, इसको मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि इन तीनों में से अगर कुछ हो जाता है, अगर कोई घटना घट जाती है, तो जो भी मैंने आज तक बचा के रखा है वो पूरा का पूरा खत्म हो सकता है। और उतना ही नहीं, आने वाले समय के लिए मैं कुछ बचा भी नहीं पाऊंगा। तो पहला स्टेप आता है रिस्क मैनेजमेंट में, टू मैनेज दिस थ्री मेजर रिस्क, डेथ, डिजीज और डिसेबिलिटी। और इसको मैनेज करने के लिए सबसे अच्छा तरीका, ट्रांसफर करो, ट्रांसफर योर रिस्क। तो ये हम किसको ट्रांसफर करते हैं? लाइफ इंश्योरेंस। इन केस ऑफ डेथ आप वो रिस्क ट्रांसफर करो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को। अगर कोई डिजीज, गंभीर बीमारी अगर आपको हो जाती है तो वो रिस्क आप ट्रांसफर करो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को। डिसेबिलिटी होने के चांसेस है, यानी कि एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो इनकेस डिसेबिलिटी अगर हो जाती है तो इनकम लॉस हो सकता है, वो परमानेंट भी हो सकता है। तो आप वो रिस्क ट्रांसफर कर सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस को भी राइडर के थ्रू हम उनको दे सकते हैं, एडीडीबी राइडर दे सकते हैं, या फिर एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी से एक स्टैंड अलोन डिसेबिलिटी पॉलिसी भी हम उनको दे सकते हैं, एक्सीडेंटल एंड डिसेबिलिटी पॉलिसी। ये तीन चीजों का करना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो मैं अगर जब किसी भी व्यक्ति का फाइनेंशियल प्लान बना के देता हूं, तो पहले हम इन तीन चीजों का प्रोविजन करके रखते हैं। और इसका जो भी प्रीमियम जाता है ना, मतलब लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और डिसेबिलिटी इंश्योरेंस का जो भी प्रीमियम आता है, उस प्रीमियम को बजट में ले लेते हैं, मतलब उसको एक्सपेंस में दिखाते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद अगर जो भी पैसा बचता है तो उसको सेविंग में कहाँ पे कर सकते हैं, सेविंग, इसके बारे में सोचते हैं। क्योंकि ये अगर आपने नहीं किया तो सेविंग करने का भी कुछ मतलब नहीं है। दिस इज एक्चुअली लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस इज सेविंग प्रोटेक्शन प्लान। ठीक है। ये आपके सेविंग को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सेव कर रहे हो पैसा, तो किसी और कारण से आपसे पैसा सेव कर रहे हो। आप पैसा इसलिए नहीं सेव कर रहे हो कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो ये पैसा मेरे फैमिली के काम में आएगा, उस कारण से हम सेव नहीं कर रहे। आप इस कारण से सेव नहीं कर रहे हो कि अगर मैं बीमार पड़ गया तो ये पैसा मेरे फैमिली को मिल जाएगा, या अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा तो ये पैसा क्या होगा। इस कारण से हम सेव नहीं करते, हम सेव करते हैं हमारी आने वाले भविष्य की जरूरतों के लिए। आप सेव कर रहे हो अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, उनकी शादी के लिए, अपने खुद के रिटायरमेंट के लिए। इन कारणों से हम सेव करते हैं, इसके लिए नहीं। अब वो जो गोल्स हैं, जो मेरे आने वाली जिंदगी में जो भी मेरे भविष्य के गोल्स है, बच्चों की शादी है, उनका एजुकेशन है, आपका खुद का रिटायरमेंट है, फैमिली के लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, उसके लिए ये जो आपकी रिस्क है, इनकेस अगर आप नहीं रहे तो, इनकेस अगर आपको कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, आपको या आपके परिवार में से किसी व्यक्ति को, या इनकेस आप अगर डिसेबल होते हैं, ये जो रिस्क है आप ट्रांसफर करो एक लाइफ, एक इंश्योरेंस कंपनी को, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। दिस इज द बेस्ट वे। सो दिस इज अ प्रोटेक्टिंग सेविंग्स प्रोटेक्शन प्लान। आपके सेविंग्स को, आपके इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए, और उसके साथ साथ आपके आने वाले जिंदगी के जो भी सारे सपने हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्लान करना बहुत जरूरी है। ठीक है। वरना अगर इनमें से कुछ भी हो जाता है तो आपका पूरा सेविंग खत्म हो जाएगा। तो क्या आपके पास सफिशिएंट कवर है या नहीं है, ये पहला चेक कर लो। ठीक है। मिनिमम 10 टाइम्स तो होना चाहिए लाइफ इंश्योरेंस आपके पास, मिनिमम, बेयर मिनिमम। ये मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैक्सिमम नहीं है। कम से कम 10 गुना आपका एनुअल इनकम का 10 टाइम्स तो आपके पास लाइफ इंश्योरेंस होना जरूरी है। और अगर हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो 5 लाख या उससे ऊपर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना जरूरी है। कम से कम एक 10 लाख रुपए का स्टैंड अलोन आप एक एक्सीडेंटल एंड डिसेबिलिटी पॉलिसी आपके पास होना बहुत जरूरी है। इतना तो कम से कम होना जरूरी है, ये बेयर मिनिमम है। सो मैनेजिंग रिस्क थ्रू लाइफ इंश्योरेंस। रिस्क लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू हम किस तरीके से रिस्क मैनेज कर सकते हैं? एक, लिविंग टू लॉन्ग, अगर हम ज्यादा दिन जिंदा रहते हैं ये भी एक रिस्क होती है। लिविंग टू लॉन्ग, ज्यादा दिन जिंदा रहना, ये भी एक रिस्क होती है। तो लाइफ इंश्योरेंस वहां पे हमें मदद करता है पेंशन के रूप में। तो अगर मैं ज्यादा दिन जिंदा रहा तो मैं पेंशन का प्रोविजन कर सकता हूँ लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू। इनकम प्रोटेक्शन,
अगर कल मैं नहीं रहा तो मेरे फैमिली के मेरे इनकम प्रोटेक्ट होना मेरे लिए जरूरी है। तो ये लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू हम इनकम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फ्यूचर नीड्स, मेरे आने वाले जिंदगी में जो भी मेरे सपने हैं या मेरे लिए, मेरे और मेरे परिवार के, जैसे बच्चों का एजुकेशन है, उनकी शादी है, मेरा खुद का रिटायरमेंट है, फैमिली का एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, ये जो भी मेरे फ्यूचर नीड्स है वो मैं मैनेज कर सकता हूँ ये रिस्क में लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू। और इन केस अगर अर्ली डेथ हो जाती है तो वो रिस्क भी मैं मैनेज कर सकता हूँ लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू। ओके, सो लाइफ जो एक शब्द है लाइफ इंश्योरेंस में, जो लाइफ शब्द है, उस लाइफ शब्द का मीनिंग जो है वो है लिविंग। एल का मतलब होता है लिविंग टू लॉन्ग, आई का मतलब है इनकम प्रोटेक्शन, एफ का मतलब है फ्यूचर नीड्स, ई का मतलब है अर्ली डेथ। ठीक है, तो आपकी हर जो जरूरत है वो पूरी करने की ताकत रखता है एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, इन सारी चीजों को आप बहुत आसानी से और बहुत सिंपल तरीके से एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू आप प्लान कर सकते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल लॉस होने के चांसेस है, और उस फाइनेंशियल लॉस को पूरा करने के लिए ये सबसे जरूरी है। ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ लाइफ इन लाइफ इंश्योरेंस। ओके, अब एक और रिस्क हमें मैनेज करनी पड़ती है और वो है इमरजेंसी फंड। अचानक से कुछ चीजें जो है हमने सोचा नहीं होता है, घर में कोई बीमार पड़ जाता है अचानक से, अचानक मुझे अचानक इनकम बंद हो जाता है, यानी कि जॉब चला जाता है, ठीक है, या बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ जाता है। तो उस समय में जहां पे मेरा इनकम लॉस हो रहा है या अचानक से अगर कोई खर्चा आ जाता है तो उसको मैनेज करने के लिए मेरे पास इमरजेंसी फंड होना जरूरी है। क्योंकि अगर मेरे पास इमरजेंसी फंड नहीं क्रिएट करके रखा है मैंने, तो मैं सबसे पहला काम हम क्या करते, सेविंग बंद करते थे। पहला काम हम वो करते थे कि सेविंग बंद करो। ठीक है, हम खर्चे कम करने की बात नहीं करते, हम पहला काम करते कि मेरा पैसा कहाँ कहाँ पे जा रहा है, तो उसमें से सेविंग के लिए जा रहा है तो उसको बंद करो, ये खत्म करो। ठीक है, तो इमरजेंसी फंड नहीं है तो हो सकता है आपके पास आने वाले समय में आप जो भी आप सेविंग कर रहे हो, चांसेस है कि वो पूरा ना हो। ठीक है, वो कहीं ना कहीं बीच में रुक जाए इन केस अगर कोई इमरजेंसी आती है तो। और इमरजेंसी अलग अलग तरीके से आती है, जॉब लॉस हो सकता है, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, कोई गंभीर बीमारी, घर में भी किसी भी फैमिली मेंबर को बीमारी आ सकती है जिसकी वजह से पैसे की जरूरत है, अचानक से घर पे किसी के क्लोज रिलेटिव में शादी है, ठीक है, कोई और फंक्शन है, तो इसके लिए अचानक से पैसे की जरूरत पड़ सकती है। बच्चों के रिलेटेड अगर वो कहते कि कल मुझे ये करना है, तो अब वहां पे उनकी फी पे करने के लिए आपको इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, सो इमरजेंसी फंड क्रिएट करना जरूरी है, और मिनिमम 6 महीने का जो भी आपका खर्चा है, जो भी आपका फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, उतना तो कम से कम आपको 6 महीने का आपका सेविंग जो है वो इमरजेंसी फंड में रखना जरूरी है। तो आप देखिए आपका जितना भी फिक्स्ड कॉस्ट है, आप चाहे तो उसमें आपका ईएमआई और सेविंग भी जोड़ जोड़ सकते हो उतना पैसा, या फिर आप इसको इनकम के रूप में भी देख सकते हो। ठीक है, या तो आप इसको एक्सपेंस के तरीके से आप इमरजेंसी फंड क्रिएट कर सकते हो या इनकम के तरीके से। मतलब अगर आप 50,000 रुपये आपका इनकम है तो 6 × 5 यानी कि 3 लाख रुपए का आपके पास इमरजेंसी फंड होना जरूरी है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि मेरा फिक्स्ड कॉस्ट जो है 30,000 रुपए है, सो 30,000 × 6, 1,80,000, तो वो हो सकता है 1,80,000 हो या 3 लाख रुपए हो। लेकिन कम से कम 6 महीने का जो भी आपका खर्चा है उतना पैसा आपको एज एन इमरजेंसी फंड क्रिएट करके रखना जरूरी है, ताकि अगर ऐसा कोई भी समय आता है, अचानक से अगर कोई इमरजेंसी आती है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि आप पैसा कहाँ से लेके आए या किससे मांगे, कहाँ पे जाए, क्या करे, चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर कोई इनकम लॉस भी होता है, अगर जॉब भी चला जाता है, तो आपके पास, आपको पता है कि आने वाले 6 महीने तक आपको कोई तकलीफ नहीं है, तो आपके पास समय होता है, आपके पास चॉइस होता है। ऐसा नहीं होगा कि जो भी पहली नौकरी आएगी सामने, चलो मैं इसको ले लेता हूँ। नहीं, आपके पास चॉइस है, आप रुक सकते हो, आप 1 महीना 2 महीना देख सकते हो मार्केट में कहाँ पे आपको जॉब मिल सकता है, कौन सी अच्छी कंपनी, आप वो रुकने का आपके पास वो प्रोविजन है अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है। तो अगर पैसा नहीं है आपके पास इमरजेंसी फंड, और अगर आपको पता है कि अगले महीने की सैलरी नहीं आएगी तो ये सारे खर्चे कैसे चलेंगे,
तो आपके पास चॉइस नहीं, जो भी पहला जॉब आएगा आपको लेना पड़ेगा। ठीक है। सो इमरजेंसी फंड हेल्प्स यू टू बाय टाइम, और एक पीस ऑफ माइंड आपको देते हैं। चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको पता है 6 महीने तक का सारा खर्चे का प्रबंध मैंने करके रखा है, तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस जो है और एक पीस ऑफ माइंड आपको दिलाता है। अब इमरजेंसी फंड ये आपके सेविंग अकाउंट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये पैसा आपके सेविंग अकाउंट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये पैसा आपके सेविंग अकाउंट में है तो कहीं ना कहीं खर्च हो जाएगा। क्योंकि अगर पैसा दिखता है हमें अकाउंट में, तो वो एक इच्छा होती है। ठीक है, आप कितना भी कोशिश करो, एक्सपेंसेस पे हमारा 100% कंट्रोल नहीं है। वो इच्छा हो जाती है कि चलो यार, वो तो 2 लाख रुपए पड़ा है बैंक में, तो ये करो वो करो, कहीं ना कहीं वो खत्म हो जाएगा। सेविंग अकाउंट से ये पैसा निकाल के या तो आप उसको फिक्स डिपॉजिट में रखो, या फिर म्यूचुअल फंड के एक लिक्विड फंड में आप डाल के रखो। ठीक है, लिक्विड फंड, म्यूचुअल फंड के, इक्विटी नहीं, लिक्विड फंड जो मनी मार्केट का फंड होता है, ठीक है, उसमें डाल के रखो। और फिक्स डिपॉजिट से अच्छा लिक्विड फंड क्यों है? क्योंकि एफडी में अगर आपको तोड़ना है, ठीक है, तो आपको अगर मान के चलिए 1 लाख रुपए की एफडी आपने बना के रखा है और आपको जरूरत है 20,000 की, तो आपको पूरी एफडी तोड़नी पड़ती है। तो लिक्विड फंड में क्या होता है, जितना पैसे की आपको जरूरत है उतना पैसा आप निकाल सकते हैं। और लगभग रेट ऑफ रिटर्न, यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न की तो बात नहीं है, क्योंकि ये इमरजेंसी फंड है। तो यहाँ पे कितना पैसा आपको मिल रहा है ये देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 4% भी आपको अगर आपको मिल रहा है, 4-5% साल का, गुड, अच्छा है। क्योंकि ये इनकम जनरेशन के लिए नहीं है, मतलब यहाँ पे हम कुछ रिटर्न की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम बात करें कि इमरजेंसी के लिए पैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे कैपिटल प्रोटेक्शन पहले आपको देखना पड़ता है। पहली चीज कैपिटल प्रोटेक्शन, क्योंकि इस पैसे को हमें कहीं दाव पे नहीं लगाना, इस पैसे के साथ कोई धोखा नहीं करना, धोखा नहीं लेना। ठीक है, ओके। सो एक तो आपकी रिस्क जो मैनेज करनी है, डेथ, डिजीज, डिसेबिलिटी, और दूसरा है इमरजेंसी फंड। ये रिस्क मैनेजमेंट का एक तरीका है। फिर उसके बाद आता है कैश फ्लो मैनेजमेंट। कैश फ्लो का मतलब होता है आपका इनकम एक्सपेंस। ठीक है, पैसा कितना आ रहा है, पैसा कितना जा रहा है, और कहाँ कहाँ पे जा रहा है। कैश फ्लो मैनेजमेंट, इसको सिंपल टर्म्स में हम कहते हैं बजटिंग, बजट बनाना। ठीक है, तो अब जैसे आप इमेज में देख रहे हो, तो पहले कई बार ये इस तरीके से होता है। ठीक है, कहीं कुछ फिक्स नहीं होता है, कहीं कुछ पता नहीं होता है। लेकिन अगर आप प्रॉपरली बजट करोगे तो हर चीज आपको सही जगह पे मिल जाएगी। मतलब अपनी आप फाइनेंशियल लाइफ जो है आप सही तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। बजटिंग, बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पूरे सब मनी मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें सबसे जरूरी चीज अगर कुछ है तो वो है बजटिंग। क्योंकि यहीं पे तय होगा कि आप कितना पैसा बचा सकते हैं। आपका बजट ही डिसाइड करेगा कि आप कितना पैसा बचा सकते हो या नहीं बचा सकते हो। ये सारा का सारा जो भी आता है, एक ही चीज पे लास्ट में आता है, बजटिंग। आपने भी सुना होगा कई बार क्लाइंट कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं है। ठीक है, तो उसके दो कारण होते हैं, एक तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्यों इन्वेस्टमेंट करनी है, या फिर सही मायने में उसके पास पैसे नहीं होते हैं। वो ये नहीं देख सकता है कि यार इतना पैसा अब कहाँ से निकालूं मैं, क्योंकि मेरा बजटिंग सही नहीं होता। ठीक है, मुझे पता तो है मेरा पैसा कितना आ रहा है, मतलब इनकम कितना हो रहा है ये मुझे पता है, लेकिन जा कहाँ रहा है ये समझ में नहीं आता। अगर आपको सेविंग बढ़ाना है तो आपका प्रॉपर बजटिंग आपको करना जरूरी है। ठीक है, सेविंग बढ़ाने के लिए प्रॉपर बजटिंग होना जरूरी है, तभी आप, अगर आपका बजट सही है तो ही आप पैसा निकाल पाओगे। ठीक है? ये मैं फिर से एक बार आपको कहता हूँ, ये ये एक एक्सरसाइज जो है बजटिंग की, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि हम उसको, इस चीज को हम इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। क्या करना है इसको, मतलब इतना सीरियस लेके, क्योंकि अभी तो मुझे पता है कि मेरा पैसा आ रहा है, महीने का इनकम आ रहा है, पैसा खर्च हो रहा है, मैं सारे बिल भी भर रहा हूँ, सारा ईएमआई भी भर रहा हूँ, सब कुछ जो जा रहा है, सोचने की जरूरत क्या है। लेकिन ये जो लीकेज होता है ना, कहीं पे लीकेज, पैसा आपका जो चला जाता है बिना आपके जानकारी के, वो पैसा आप बचा सकते हो अगर आपने प्रॉपर बजटिंग किया है तो। ठीक है, ये लीकेज बंद हो सकता है। ठीक है, जैसे आपने भी सुना होगा इस बात को कि एक छोटा सा होल जो है,
एक बड़े जहाज को भी डुबा सकता है, छोटा सा लीकेज उस जहाज में अगर कहीं पे है तो बहुत बड़े जहाज को भी वो डुबा सकता है। तो ये जो पैसा लीक होके जा रहा है ना कहीं, तो उसको हम बंद कर सकते हैं। उसको बंद कर दिया, आपका सेविंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। लेकिन वो कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, ये जानने के लिए बजटिंग बहुत जरूरी है। सो बजटिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रैकिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग इनफ्लो एंड आउटफ्लो। मैं आपको शाम तक एक शीट भेज देता हूँ बजटिंग का, ठीक है, पीडीएफ में आपको भेज देता हूँ बजटिंग का, तो उसको भर के देखिए आप। ठीक है, उस पीडीएफ को भर के देखिए, आपका बजटिंग क्या है आपको पता चलेगा। सो बजटिंग क्या है? ट्रैकिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग इनफ्लो एंड आउटफ्लो। मतलब मेरा पैसा कहाँ पे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, ये समझना, ये बजटिंग होता है। बजटिंग हमें मदद करता है लिविंग विद इन इनकम लिमिट्स में। मतलब जितना मेरा इनकम है उतने में ही मुझे सारा खर्चा चलाना है। इसके लिए आप जिस तरीके से पैसा खर्च कर रहे हो, ठीक है, वो सही है, गलत है, क्या है, ये आपको समझ में आएगा। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, आप अपने आने वाले भविष्य की जिंदगी के लिए आप अच्छे तरीके से पैसा सेव कर सकते हो अगर आपने बजट प्रॉपर बना लिया है तो। ठीक है, और आप उसमें जो भी आपको बदलाव करने हैं, अगर आपको बजट बढ़ाना है तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि आपका फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, आपका वेरिएबल एक्सपेंसेस कितना है, आपका ईएमआई कितना जा रहा है, और आपको अगर सेविंग बढ़ाना है तो आपको कहाँ पे और क्या खर्चे कम करने हैं, ये आपको समझ में आएगा। प्रॉब्लम हमारे साथ यही होता है कि हमें पता ही नहीं होता है कि पैसा कहाँ पे जा रहा है, इसलिए हमें लगता है कि हम सेव नहीं कर सकते ज्यादा पैसा। ठीक है, मैं बिना कुछ किए भी, बजटिंग किए भी, मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि आज आप में वो ताकत है कि आज आप जितना भी पैसा आप सेव कर रहे हो ना, आप उससे 2,000 रुपये हर महीना ज्यादा सेव कर सकते हो। वो ताकत है आप में। आप मान के चलिए 10,000 रुपये अभी आप हर महीने का सेव कर रहे हो और 2,000 सेव करने की ताकत है आप में। ठीक है, आप कर सकते हो, आसानी से आप कर सकते हो, 2,000 रुपये एडिशनल आप आसानी से कर सकते हो। प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? हमें लगता है कि हम नहीं कर पाते इसे, क्योंकि अगर 2,000 रुपये अगर आप करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका खर्चे पे कंट्रोल आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बजटिंग बहुत जरूरी है। मैं वो शीट आपको भेज दूंगा, आप देखिए आपका पोजीशन क्या है। और बजटिंग हमें मदद करता है ये समझने के लिए कि आप पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, क्या सोर्स ऑफ इनकम है, मेरा पैसा कहाँ पे जा रहा है। ठीक है, सही तरीके से क्या मैं मेरा पैसा खर्च कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, ये समझने के लिए। ठीक है, सो अगर आपको सही तरीके से सेविंग अगर करना है तो उसका एक कॉमन प्रैक्टिस जो होती है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग। मतलब इनकम माइनस जो भी खर्चा है और जो भी बचेगा उसको मैं बचा रहा हूँ, उससे अच्छा जो है वो है इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। अगर सही तरीके से पैसे को मैनेज करना है, अगर सही तरीके से अगर सेविंग करना है आपको, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 तारीख से 5 तारीख तक आपका सेविंग आपके बैंक अकाउंट से निकलना चाहिए। पहले 5 दिनों में जो भी आपका सेविंग है वो आपके अकाउंट से निकलना चाहिए वहां से, तो ही आपका खर्चे के ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हो, वरना नहीं करोगे। तो आप डिसाइड कीजिए 20% अगर आपको सेव करना है, वो 20% का जो अमाउंट है वो 1 तारीख से 5 तारीख के बीच आपके अकाउंट से वो पैसा निकलना चाहिए। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके खर्चे के ऊपर आपका कंट्रोल हो जाएगा। आप कितना भी सोचो, ठीक है, आप कितना भी कहो कि मैं तो बहुत प्रैक्टिकल हूँ, मैं सारी चीजें बहुत ढंग से करता हूँ, ठीक है, मैं ज्यादा इधर उधर पैसा नहीं खर्च करता हूँ, 100% आप अपने खर्चे पे कंट्रोल नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, कहीं ना कहीं ये लीकेज जो है ये होता रहेगा, और उस लीकेज को बंद करने के लिए इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंसेस, ये सिंपल रूल अगर मैं फॉलो कर रहा हूँ तो मैं सही तरीके से अपने पैसे को मैनेज भी कर पाऊंगा और लॉन्ग टर्म में मैं अच्छा पैसा भी क्रिएट कर पाऊंगा। सो दिस इज अ सिंपल इक्वेशन। अब तीसरा स्टेप आता है गोल प्लानिंग का। अब गोल का मतलब होता है आपकी जो भी नीड है आने वाले समय में, ठीक है, जो भी
अब नॉर्मली जहां पे आपके एक बड़े रकम की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है, फिर वो चाहे घर लेने के लिए है, गाड़ी लेने के लिए है, बच्चों की पढ़ाई के लिए है, आपको कहीं घूमने के लिए जाना है, आपको आपके फैमिली के साथ इंटरनेशनल टूर करना है, ठीक है, वेकेशन के लिए जाना है, बच्चों की शादी के लिए है, आपके खुद के रिटायरमेंट के लिए, जो भी आने वाले भविष्य में आपकी जरूरतें है, दैट इज योर गोल। सो सेटिंग अ गोल, गोल सेटिंग करना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये आपका पूरा फोकस वहां पे लेके आ जाती है। आपको पता है, आपको क्लैरिटी है, यहाँ पे आप पर्पसफुल इन्वेस्टिंग करते हो, पर्पसफुल, ठीक है, पर्पसफुल इन्वेस्टिंग आपका होता है। आपको पता है कि आपका पर्पस क्या है, आपको पता है कि ये पैसा अगर मैं सेव कर रहा हूँ, ये किस कारण से मैं सेव कर रहा हूँ। ये मेरे बच्चे के एजुकेशन के लिए है, ये मेरे रिटायरमेंट के लिए, ये उनकी शादी के लिए है, ये घर मुझे 5 साल के बाद गाड़ी चेंज करनी है तो उसके लिए मैं सेव कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव या आपका पर्पस क्लियर हो जाता है, और फिर आपको पैसा बचाने के लिए आसानी आ जाती है। और फिर एक चीज जो है, जो वहां पे एक और चीज को हम कंट्रोल में कर सकते हैं कि जहां पे हमें लगता है कि यार शॉर्ट टर्म में मुझे सेव करना, ठीक है, वो बात यहाँ पे खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर आपका रिटायरमेंट 20 साल के बाद है, तो आपको पता है कि मुझे 20 साल सेव करने की जरूरत है, क्योंकि उसके लिए आप सिर्फ 5 साल सेव करके आपका रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं होने वाला। अगर 20 साल के बाद आपका रिटायरमेंट है तो 20 साल आपको सेव करना है। अगर एजुकेशन 15 साल के बाद है तो 15 साल आपको सेव करना है। ये क्लैरिटी आपको मिल जाती है, आपका पैसा जो है वो सही तरीके से सही जगह पे जा रहा है। इसके लिए गोल प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। और एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर हमारे लिए ये जरूरी क्यों है? क्लाइंट का गोल सेटिंग करके या गोल प्लानिंग करके देना, लैप्सेशन कम हो जाता है। क्योंकि आज अगर लैप्सेशन अगर हो रहा है, अब देखिए आपका लैप्सेशन रेशो कितना है। अगर आपका लैप्सेशन हो रहा है तो उसके पीछे का कारण भी यही है कि मुझे पता ही नहीं ना कि ये पैसा मैं क्यों सेव कर रहा हूँ, किस कारण से सेव कर रहा हूँ। तो फिर कोई भी आके अगर मुझे कहता है 2-3 साल के बाद, यार इधर क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो तुम, इससे तुम्हें क्या मिलेगा, कितना रिटर्न मिल रहा है, तो यहाँ इससे अच्छा है तो ये बंद करो और वहां पे पैसा डालो। एक्सपेरिमेंटेशन लोग करते रहते हैं फिर इस तरीके से, और फिर बाद में लगता है मुझे पर्पज ही क्लियर नहीं है, तो फिर मेरी एक ही पर्पज आता है ना फिर। अगर मैं बच्चों के एजुकेशन के लिए, शादी के लिए या अपने रिटायरमेंट के लिए सेव नहीं कर रहा हूं, तो फिर पर्पज एक ही बचता है, वो है रिटर्न। तो मेरा सारा फोकस आता है रिटर्न कितना मिल रहा है, इतना तो कम मिल रहा है, तो बंद करो इसको, कहीं और करते हैं इन्वेस्टमेंट। ऑब्जेक्टिव सेट करना बहुत जरूरी है। तो आप देखिए, क्या क्या आपने अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं? क्या आप उस तरीके से आप इन्वेस्ट कर रहे हो गोल सेट करके? ठीक है। और जब हम गोल सेटिंग की बात करते हैं तो हम नॉर्मली, आपने ये सुना होगा स्मार्ट गोल सेटिंग, यानी कि गोल स्पेसिफिक आपका होना चाहिए। ठीक है, मतलब किस कारण से मैं सेव कर रहा हूँ, स्पेसिफिक का मतलब किस कारण से, एजुकेशन के लिए, गाड़ी लेनी है, घर लेना है, किस कारण से, अपने रिटायरमेंट के लिए। मेजरेबल होना चाहिए, मतलब कितना अमाउंट चाहिए मुझे, कितना पैसे की जरूरत पड़ सकती है, मेजरेबल होना चाहिए। ठीक है, एक्शनेबल होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इसको हम दूसरा ये भी कह सकते हैं कि अचीवेबल, अचीवेबल या एक्शनेबल दोनों होना चाहिए। रियलिस्टिक होना चाहिए, यानी कि प्रैक्टिकल होना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझे मतलब BMW गाड़ी लेनी है 3 साल के बाद, कीमत कितनी है, 60 लाख, ये मेरा सपना है। ठीक है, सपना देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या रियलिस्टिक है। सो रियलिस्टिक होना चाहिए, और टाइम बाउंड होना चाहिए, कितने साल के बाद आपको उस पैसे की जरूरत पड़ सकती है। सो गोल जब हम सेट करते हैं तो स्पेसिफिक किस कारण के लिए कर सकते हैं, कितने पैसे की जरूरत है। ठीक है, रियलिस्टिक होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, और टाइम बाउंड होना चाहिए, कितने समय के बाद मुझे उस पैसे की जरूरत है। तो ये अगर हम करेंगे तो लोग इन्वेस्ट भी करेंगे और इन्वेस्टेड भी रहेंगे। वरना आज की तारीख में अगर हम देखते हैं कि जैसे हमारे लिए लैप्सेशन है, उसी तरीके से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये मैंने आपको लास्ट मीटिंग में भी बताया था कि 12% एसआईपी सिर्फ कंटिन्यू हो रही है, सिर्फ 12% एसआईपी 5 साल के ऊपर कंटिन्यू हो रही है, और सिर्फ 25% इन्वेस्टमेंट 5 साल के ऊपर कंटिन्यू हो रहा है। क्योंकि पर्पस एक ही है, रिटर्न।
ज्यादा मिले तो भी मैं पैसा निकाल रहा हूँ, कम मिल रहा है तो भी मैं पैसा निकाल रहा हूँ। पर्पज एक ही है, रिटर्न। और रिटर्न कभी भी आपका गोल नहीं होना चाहिए। रिटर्न कैनॉट बी योर गोल। ये बात मैं हमेशा कहता हूँ मेरे क्लाइंट्स को भी। रिटर्न कैनॉट बी योर गोल। 12% कमाना है, 15% कमाना है, ये आपका गोल नहीं है। दिस कैनॉट बी योर गोल। आपका गोल जो है वो आपके बच्चे का एजुकेशन हो सकता है, आपको घर लेना है वो आपका गोल हो सकता है, आपको गाड़ी लेनी है वो आपका गोल हो सकता है, ठीक है। आपका खुद का रिटायरमेंट है वो आपका गोल हो सकता है। दैट कैन बी योर गोल। और फिर उस हिसाब से आपके पास कितना समय है, फिर उस हिसाब से आप देख सकते हो कि इसको मैं आसानी से पूरा कर सकता हूँ या मुझे रिस्क लेने की जरूरत है। यानी कि उतने रन बनाने के लिए मेरे पास कितना समय है, कितने ओवर्स है, कितने बॉल्स में मुझे वो स्कोर क्रिएट करना है। तो आप डिसाइड कर सकते हो कि बैटिंग किस तरीके से करनी है, मतलब मैच को अप्रोच कैसे करना है। अगर आपको 300 बॉल में अगर 300 रन बनाने हैं तो आपको एक एक बॉल पे एक रन बनाने की जरूरत है, ठीक है। मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप बीच बीच में विकेट खोते रहेंगे तो ये मुश्किल और प्रेशर क्रिएट करेगा आने वाले बैट्समैन के ऊपर, और फिर मारना तो पड़ेगा ही। और फिर जितना रिस्क आप लोगे, आउट होने के चांसेस भी ज्यादा है, ठीक है। लेकिन वही चीज अगर आपको 200 रन बनाने हैं और अगर आपके पास 300 बॉल है, आप आराम से खेल सकते हैं। तो आपका रन रेट क्या है, ठीक है, आपको कितने रन रेट की जरूरत है, ये डिसाइड करेगा। अगर आपका गोल आपको पता है, आपको कितने साल के बाद वो पैसा चाहिए वो पता है, और आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो ये अगर आपको पता है, तो आप अपना रन रेट जो है वो निकाल सकते हो। तो जरूरी नहीं कि हर मैच में जाने के बाद मैं पहले बॉल से ही सिक्स मारने की कोशिश करता हूँ, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो लेकिन उसके लिए गोल आपको पता होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो कभी भी, या तो आप वेल्थ क्रिएशन की तो छोड़ ही दीजिए, आप अपनी जिंदगी की कोई भी गोल आप पूरे नहीं कर सकते, क्योंकि फिर हर बार फिर वही प्रॉब्लम आएगा, पैसा नहीं है, या इतना नहीं कर सकते। फिर जब बात आपके बच्चे के एजुकेशन की आएगी तब आप कहोगे कि इतना पैसा तो नहीं है अपने पास, या इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है, इतना खर्चा मैं नहीं कर सकता हूँ। और फिर सबसे आसान तरीका क्या होता है, लोन ले लो। 80,000 करोड़ का मार्केट है आज एजुकेशन लोन। 80,000 करोड़ रुपीज का लोन लिया है लोगों ने, 80,000 करोड़ का एजुकेशन के लिए। उसमें से 10% एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। मतलब ये लोग लोन चुका नहीं रहे, या तो उस बच्चे का एजुकेशन होने के बाद उसको ढंग से नौकरी नहीं मिली है, या उसको नौकरी मिले तो उसको इनकम उतना नहीं है जितना वो पे कर सकता है, ईएमआई पे कर सकता है। और पेरेंट्स के पास भी उतनी ताकत नहीं है कि वो उसका ईएमआई पे करे। ये प्रॉब्लम हो जाता है, ओके। ओके, तो हमारी जिंदगी में जो है अलग अलग लाइफ स्टेज के हिसाब से अलग अलग हमारे गोल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इन गोल्स को समझना ये जरूरी है। कब किस कारण से पैसा चाहिए, कितने साल के बाद पैसा चाहिए, मैं क्यों ये इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, ये समझना जरूरी है। तो ये क्लाइंट के लिए भी उतना ही, मतलब उतना ही सही होता है, क्योंकि उसके पास एक ऑब्जेक्टिव है, क्लैरिटी है कि क्या कर रहा है। फिर उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, ठीक है। आपने गोल सेट कर लिया, तब उसके बाद आता है कि आप इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दैट इज द फोर्थ स्टेप, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करें। अब सबसे पहले एक चीज जो हमें समझनी चाहिए, और वो है कि इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये कलेक्शन नहीं है, मैं कलेक्ट नहीं कर रहा हूं। डाइवर्सिफिकेशन अलग बात है, एसेट एलोकेशन अलग बात है। लेकिन अभी जैसे नॉर्मली आपने सुना भी होगा, नहीं यार इंश्योरेंस का तो अभी मेरा खत्म हो चुका है, मेरे पास ऑलरेडी 2 पॉलिसी है। तो क्या खत्म हो गया, उसके बाद आपको क्या लगता है कि लाइफ इंश्योरेंस में नहीं लेना चाहिए? आप कोई प्रोडक्ट नहीं ले रहे हो ना, कि आप कोई प्रोडक्ट नहीं ले रहे, आप ये नहीं कह रहे कि ओके मेरे पास घर में मिक्सर है और लेके क्या करूंगा मैं, हाँ वो समझ सकते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन
ओके ठीक है, मेरे पास दो इंश्योरेंस पॉलिसी है, इसलिए अभी मुझे इंश्योरेंस में करने की जरूरत नहीं। तो चलो, अब मुझे 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 लगता है मुझे म्यूचुअल फंड में कुछ करना चाहिए, मुझे लगता है मुझे कुछ शेयर्स भी लेने चाहिए, मुझे लगता है कुछ बॉन्ड्स भी लेने चाहिए, मुझे लगता है कुछ एफडी भी करना चाहिए। कलेक्शन नहीं कर रहे हम लोग यहाँ पे। वी आर नॉट। सो इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट भी आपको आपके सारे सपने पूरे करने में मदद कर सकता है। ठीक है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन होना जरूरी है, वो बात अलग है। लेकिन सिर्फ करने के लिए कि मेरे पास दो है तो अभी क्या करूं मैं, फिर थोड़ा सा म्यूचुअल फंड में करता हूँ, फिर थोड़ा सा दो चार कंपनी के शेयर लेके रखता हूँ, इस तरीके से वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा। क्योंकि आपके पास पर्पज ही नहीं है, आपको पता है आप सिर्फ कलेक्शन कर रहे हो प्रोडक्ट्स का। तो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते वक्त ये एक बात जो सबसे जरूरी है, मैं हर क्लाइंट को बताता हूँ, दिस इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। हम कोई बाजार में जाके कोई चीजें खरीद के नहीं लेके आ रहे कि यार ये तो मेरे पास कप का सेट तो है एक घर पे, और कप का सेट लेने की क्या जरूरत है, चलो मग ले लेते। मग नहीं है, ठीक वो बट आते ना बड़े वो कॉफी वाले मग, वो ले लेते। दिस इज नॉट अ कलेक्शन। इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस कई सारे हैं इस मार्केट में। आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, यानी कि शेयर्स में कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में कर सकते हो। आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज पीएमएस जिसको कहते हैं, वहां पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप डेट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, पोस्ट ऑफिस में सेव कर सकते हो, बैंक में सेव कर सकते हो, आप लाइफ इंश्योरेंस में सेव कर सकते हो। ईपीएफ है, पीपीएफ है, वहां पे भी आप सेव कर सकते हो। ठीक है, गोल्ड सिल्वर रियल एस्टेट, ये कई सारे ऑप्शंस हमारे पास है। ठीक है, कि जहां पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जब भी हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहले ये क्या है, फोर्थ स्टेप है, इसके पहले का स्टेप क्या है, आपका गोल सेटिंग। तो गोल अगर आपका सेट है तो उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ पे और किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे बात आ जाती है, फिर आपको रन रेट कितना चाहिए। ठीक है, कितने ओवर है आपके पास। ठीक है, वो जो आपको गोल है, आपका टारगेट जो भी है वो कंप्लीट करने के लिए हर बार हर चीज जो है, मैं सारा पैसा म्यूचुअल फंड में डाल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे रिटर्न मिल रहा है 12% 15%। उससे नहीं होता है। यहाँ पे आपको गारंटी चाहिए कि वो पैसा जब आपके बच्चा एजुकेशन के लिए जा रहा है तब वो पैसा आपके पास हो, ये गारंटी चाहिए। आपके पास वो गारंटी चाहिए कि जब आप रिटायर हो रहे हैं तो उतना फंड आपके पास हो, ये गारंटी चाहिए आपको। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर आपको एक अच्छा सही तरीके से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपको चूज करना है। और फिर से एक बार मैं आपको बताता हूँ, रिटर्न शुड नॉट बी योर ओनली गोल। रिटर्न आपका एकमात्र गोल नहीं हो सकता है, क्योंकि सिर्फ रिटर्न के बेसिस पे अगर आप कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हो, चूज कर रहे हो, तो सबसे बड़ी गलती आप वहां पे कर रहे हो। क्योंकि रिटर्न डज नॉट गारंटी गोल कंप्लीशन। आपको 15% रिटर्न देने वाला प्रोडक्ट गारंटी नहीं देगा कि आपका गोल कंप्लीट होगा। दिस इज अ प्रोबेबिलिटी, दैट इज अ प्रोबेबिलिटी, वो प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, चांसेस है कि हो सकेगा, और चांसेस ये भी है कि नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको एसेट एलोकेशन की जरूरत है। तो सारा पैसा एक ही इंस्ट्रूमेंट में डालने से बेहतर है कि मैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में उसको इन्वेस्ट करता हूँ। मतलब अगर मैं बच्चे के एजुकेशन की बात करूं तो मुझे एक एक इन्वेस्टमेंट इस तरीके से करना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू। एक पार्ट मेरा वहां पे जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो मैं बहुत बड़ी रिस्क ले रहा हूँ। एक पार्ट वहां पे जाना क्यों, क्योंकि वहां पे एक ऐसा प्रोविजन है कि अगर मैं नहीं रहूंगा कल तो भी वो इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रहेगा। ये प्रोविजन है, ये प्रोविजन कोई और इन्वेस्टमेंट में नहीं दे रहा। ठीक है, ये नहीं मिल रहा है मुझे। सो एक पार्ट मेरा, क्योंकि मैं कम से कम 50% को तो इंश्योर करूँ, 50% तो कम से कम मैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू वो पैसा क्रिएट कर सकता हूँ। और 50% के लिए चाहे तो मैं रिस्क ले सकता हूँ, फिर मैं बाद में उसको देख सकता हूँ कि ओके चलो ठीक है, इसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा रिस्क मैं वहां पे ले सकता हूँ, लेकिन 100% जरूरी नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि कई बार जो हम इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करते हैं, तो एक चीज जो हम देखते हैं वो है कि जब चाहे तब मुझे पैसे की जरूरत अगर हो तो पैसा मुझे मिलना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी गलती करते हैं इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करते वक्त, ये एक ऑप्शन लोग काफी काफी बार देखते हैं।
अब ये गलत क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि अगर आपको गोल पता नहीं है, अगर आपके सामने कोई गोल नहीं है, तो क्या होगा कि आपको अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा रहा है तो आपको डर लगेगा कि यार ये रिटर्न कम हो जाएंगे, फिर आप पैसा निकाल लोगे, क्या वो पैसा री इन्वेस्ट हो रहा है, पता नहीं। और इस तरीके से पैसा निकाल के दोबारा इन्वेस्ट करने से लॉन्ग टर्म में आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे भी होना हमारे पास जरूरी है कि जहां पे मुझे पैसा ना मिले, क्योंकि जहां पे भी ये फैसिलिटी है ना पैसा निकालने की, मैं वो एक्सरसाइज कर लूंगा। मैं कंट्रोल, हमारा कितना भी आप कोशिश कर लो, कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सवाल सिर्फ आपके पैसे का नहीं है, सवाल इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जरूरी है। ठीक है, इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है, पैसा जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है आपका इमोशंस, उसको कंट्रोल करके रखना जरूरी है। एक 6% रिटर्न देने वाला इंस्ट्रूमेंट लॉन्ग टर्म में, एक शॉर्ट टर्म में 20% रिटर्न देने वाले इंस्ट्रूमेंट को आसानी से बीट कर सकता है। ठीक है, मतलब शॉर्ट टर्म में जो इंस्ट्रूमेंट मुझे 20% रिटर्न दे सकता है, लॉन्ग टर्म में 6% रिटर्न देने वाला इंस्ट्रूमेंट उसे ज्यादा कमा के दे सकता है मुझे। पेशेंस होना जरूरी है, एक डायरेक्शन मेरे लिए होना जरूरी है, सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ रिटर्न के बेसिस पे हम नहीं कर सकते। ठीक है, वो सबसे बड़ी गलती है। और दूसरा, जब चाहे तब पैसा मिलना चाहिए, वो एक दूसरी सबसे बड़ी गलती होती है। और जहां पे मिलेगा आप पैसा निकाल के कहीं और इसका इस्तेमाल करोगे। ओके, सो एसेट एलोकेशन, थोड़ा इंश्योरेंस में, थोड़ा स्टॉक्स में आप कर सकते हो, थोड़ा म्यूचुअल फंड में कर सकते हो, पीपीएफ में कर सकते हो, लेकिन सही तरीके से आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप कितनी रिस्क ले सकते हो ये भी जानना जरूरी है, उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। ओके, ये इसको छोड़ देते हैं। दूसरा, आपको क्या चाहिए, रिटर्न ऑफ कैपिटल चाहिए, रिटर्न ऑन कैपिटल चाहिए। ठीक है, सिर्फ आप रिटर्न ऑफ कैपिटल की बात कर रहे हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल की बात कर रहे हैं। क्योंकि जब मैं रिटर्न की बात कर रहा हूं तो सिर्फ मैं रिटर्न की मतलब कैपिटल पे रिटर्न की बात कर रहा हूं, वहां पे चांसेस है कि मेरा कैपिटल भी मुझे ना मिले, या मैं रिटर्न ऑफ कैपिटल की बात कर रहा हूँ। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, देखिए मार्केट में आज प्रॉब्लम क्या है कि लोग शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स को इस तरीके से देखते हैं कि जहां उनको लगता है कि नहीं मेरा रिटर्न भी मुझे अच्छा मिलना चाहिए और कैपिटल भी प्रोटेक्टेड होना चाहिए। अब वो है नहीं वहां पे, वो प्रॉब्लम। अपेक्षा मेरी एक है, मेरी इच्छा एक है, मैं चाहता हूं कुछ अलग है और मैं कर कुछ अलग रहा हूं। और जो लेटेस्ट डेटा जो मैंने आपको भेजा था आरबीआई का, अगर आपने उसको देखा होगा, तो 84% इन्वेस्टमेंट जो है हमारा वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जहां पे रिस्क बहुत कम है, और सिर्फ 8%, 7% इन्वेस्टमेंट ऐसा है कि जहां पे रिस्की है। तो प्रॉब्लम क्या है कि मैं चाहता हूं सेफ सिक्योर्ड, लेकिन मैं रिटर्न भी ज्यादा चाहता हूं, ये दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि रिस्क और रिटर्न का एक रिलेशनशिप है। अब जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतने ज्यादा रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी है, गारंटी नहीं। ठीक है, वो गारंटी नहीं है, लेकिन लोगों को गारंटी लगता है वो। ठीक है, 15% आज तक मिला था तो इसका मतलब ये नहीं कि कल भी जाके मिलेगा। और वो मिल भी सकता है आपको, अगर आप उसको समय दे रहे हो तो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। सो रिस्क और रिटर्न की ये जो रिलेशनशिप है ये समझना जरूरी है। अगर आपको ज्यादा रिटर्न की अपेक्षा है तो आपको ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत है। और रिस्क आप किसके साथ ले रहे हो, आप रिटर्न के साथ रिस्क नहीं ले रहे हो, आप अपने कैपिटल के साथ रिस्क ले रहे हो। ठीक है, तो कमोडिटी शेयर्स ये हाईएस्ट रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स है, और इसमें प्रोबेबिलिटी है कि आपको ज्यादा रिटर्न मिले। दिस इज नॉट अ गारंटी। ठीक है, दिस इज अ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, लेकिन अगर सही तरीके से हम इसको मैनेज करते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न भी मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए समय देना बहुत जरूरी है। शॉर्ट टर्म में नहीं होगा, 4 साल 5 साल नहीं होगा।
आजकल क्या है, लोगों को बहुत जल्दी बहुत अमीर बनना है। तो इसीलिए अभी जो दो एग्जांपल मैंने आपको दिखाए थे, वो सबसे बड़ा कारण वही है, मेंटालिटी। मुझे बहुत जल्दी बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत अमीर बनना है, समय नहीं है मेरे पास। ठीक है, आई डोंट हैव टाइम टू गेट रिच। वो इंस्टेंट होना चाहिए, वो नहीं होगा। ये बात लोग नहीं समझते। और इसीलिए अगर हम जाते हैं तो लोग कहते हैं कि क्या, कितना रिटर्न दे रहे हो, इतना कितना करना है, ये करना है। और ऐसी जगह पे जाके आप सोचिए, उस आदमी ने 51 लाख रुपए लोन पे लेके 1,20,000 रुपये उसका ईएमआई वो भर रहा है। अब उसको 51 लाख रुपए तो उसको वापस मिलने वाले नहीं है। अब वो धमकी दे रहा है कि मैं आत्महत्या करूंगा। ठीक है, लेकिन वहां पे क्या है कि सिर्फ रिटर्न, बहुत जल्दी बहुत सारा पैसा नहीं होता। ठीक है, तो आप रिस्क कैपिटल के, हम में एक चीज जो लोग नहीं समझ पाते हैं कि आप कैपिटल के साथ रिस्क ले रहे हो, आपको रिटर्न के साथ रिस्क ले नहीं रहे हो। हाँ ठीक है, मान के चले कि 10% रिटर्न है, वो 7% मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैपिटल तो प्रोटेक्टेड है ना आपका। लेकिन अगर आप कैपिटल को ही दाव पे लगा रहे हो तो कितना रिटर्न मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या फर्क पड़ता है? अगर कैपिटल ही जीरो हो गया आपका, तो कैसे रिटर्न कैलकुलेट करेंगे? तो ये रिस्क और रिटर्न का रिलेशनशिप है। सो आप जितना कम रिस्क लेना चाहोगे, उतना रिटर्न जो है आपको एवरेज मिलेंगे। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको यहाँ पे इन्वेस्ट ही नहीं करना। और फिर फिफ्थ स्टेप आता है टैक्स प्लानिंग। कि टैक्स प्लानिंग आपको किस तरीके, आप जहां पे भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको टैक्स कितना, मतलब बचत हो रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, नया रेजिम में जाना है, पुराने रेजिम में जाना है, क्या करना है, एटीसी का बेनिफिट लेना है, 1010D का बेनिफिट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ये सारी चीजें एक बार देखना, ताकि मैं इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ, मेरा वेल्थ भी क्रिएट हो रहा है, मेरा पैसा भी बन रहा है, और मुझे टैक्स बेनिफिट भी मिल रहा है। ठीक है, तो टैक्स सेविंग क्या मुझे मिल रहा है, टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है क्या, ये कितना टैक्स सेव मेरा हो रहा है, ये समझना मेरे लिए जरूरी है। ठीक है, अब मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि आने वाले एक पूरा सेशन हम इसके ऊपर करेंगे। क्योंकि अभी अक्टूबर के बाद देखिए, धीरे धीरे क्या होता है ना, कि अक्टूबर के बाद जो भी आपके कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज है, जो भी आपके क्लाइंट्स है, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज है, उनको टैक्स सेविंग के लिए जो भी उन्होंने किया है, तो वो उनको सबमिट करना पड़ता है। जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करने पड़ते हैं उनको। तो नवंबर और दिसंबर में ये उनका थोड़ा एक्सरसाइज शुरू हो जाता है, मेल आता है एचआर का कि अगले महीने में आपको ये सबमिट करना है, तो दिसंबर एंड तक उनको सबमिट करना पड़ता है, या जनवरी फर्स्ट वीक में सबमिट करना पड़ता है। तो अगर टैक्स सेविंग के एंगल से अगर हम बात कर रहे हैं, तो नवंबर और दिसंबर जो है ये अच्छा पीरियड होता है कि जहां पे हम जाके बात करें। तो हो सकता है इस मंथ एंड को हम एक सेशन प्लान करते हैं, सिर्फ टैक्स प्लानिंग के ऊपर बात करेंगे डिटेल में, कि किस तरीके से जाके और क्या क्या सेक्शन है, और कौन से सेक्शन के अंडर हम उसको कहाँ पे क्या बेनिफिट दे सकते हैं। नया टैक्स रेजिम में जाना अच्छा रहेगा या पुराना टैक्स रेजिम में जाना अच्छा रहेगा, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो वो हम और डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, और सिक्स्थ जो स्टेप है वो है स्टेट प्लानिंग। लेकिन उसके लिए सबसे पहले तो स्टेट बनाना जरूरी है। अगर बनाएंगे स्टेट तो ही प्लान करेंगे। ओके, सो ये मैंने आपको जो आज बताया है, वो मैंने आपको इस तरीके से भी बताया कि जहाँ पे जिस समय एक वेबिनार में बताता हूँ लोगों को, या कहीं पे ग्रुप प्रेजेंटेशन अगर मैं करता तो वहाँ पे ये चीजें उनको बताना जरूरी होता है, तो उस तरीके से मैंने बताया। अगर आप प्लान कर रहे हो कुछ एक्टिविटी करना, ये प्रेजेंटेशन मैं आप लोगों को भेज दूंगा। है, आप उस तरीके से एक प्रेजेंटेशन बना के आप ये एक्टिविटी प्लान कर सकते हो। ठीक है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, आप जाके ग्रुप में भी प्रेजेंट कर सकते हो। दूसरा, आपके कुछ कंसेप्ट्स क्लियर होने के लिए मेरा एक इंटेंशन ये भी था कि आपके कुछ कंसेप्ट्स क्लियर हो, वो एक मेरा इंटेंशन था, और थोड़ा सा नॉलेज अपग्रेड हो। ओके, दूसरा एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि ओके, बहुत सारे लोग 1 घंटे के बाद सेशन छोड़ के जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है क्यों। क्योंकि एक ठीक है, आपको अगर डर लगता है कि लास्ट में मैं कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च करूंगा और आपको ट्रेनिंग में आने के लिए इनवाइट करूंगा, ये नहीं उसके लिए है। ठीक है, मैं ऐसे आज तक मैंने कभी ऐसे नहीं किया है और आगे भी नहीं करूंगा।
तो लास्ट सेशन में मैंने देखा था कि 1 घंटे के बाद लोग चले जाते हैं छोड़ के, तो उनको डर लगता है कि अभी लास्ट में ये बोलेगा मेरा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है और उसमें आ जाओ। तो वो मैं नहीं करता हूँ, तो आप रुके रहिए एंड तक। अगर आप रुकते हो तो आपका ही बेनिफिट है। मैं देखिए, मैं आप ही की तरह काम करता हूँ, आप जिस तरीके से काम करते हो उस तरीके से मैं भी काम करता हूँ। तो मेरा इंटेंशन वो नहीं है कि मुझे आपको कोई प्रोग्राम बेचना है। ठीक है। दूसरी एक बात मैं आपको और एक बताना चाहूंगा, और वो ये है कि मुंबई के एक डेवलप SBA है, मिलिंद वालावलकर सर उनका नाम है। ठीक है। वो मुंबई में भांडुप ब्रांच में है, वो SBA है वहाँ पे, और उनका एक यूट्यूब चैनल है। ठीक है, आप उनका नाम सर्च कर लीजिए, मिलिंद वालावलकर। ठीक है, ये उनका यूट्यूब चैनल है। आप उनके चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने काफी सारे वीडियोस है जो शॉर्ट वीडियोस है, 10 मिनट मैक्सिमम, 15 मिनट के होते हैं उनके वीडियोस। काफी सारे वीडियोस है जो कि कंसेप्ट बेस्ड है, प्रोडक्ट बेस्ड है, और बहुत सिंपल भाषा में ये समझाते हैं। ठीक है, तो अगर आपने नहीं ज्वाइन किया अभी तक तो आप ज्वाइन करो। ठीक है, यहाँ पे भी आपको काफी अच्छा नॉलेज यहाँ से मिल जाएगा इनके थ्रू आपको। तो ये उनका नाम मैं आपको फिर से बताता हूँ, मिलिंद वालावलकर सर उनका नाम है। आप उनके नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उनका ये यूट्यूब चैनल है, काफी अच्छे वीडियोस है इनके, शॉर्ट वीडियोस है। तो आपको काफी अच्छा कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए, प्रोडक्ट के रिलेटेड जो भी है, ये आपको फ्री में सारा कुछ यहाँ पे। ये भी, ये खुद इनकी टीम है, ये अच्छा, बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है, और ये काफी अच्छा इनका प्रेजेंटेशन भी है, अगर आप देखोगे इसको तो शॉर्ट वीडियोस में। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक तो आप उनका नाम सर्च करके यूट्यूब पे जाइए, मिलिंद वालावलकर आप सर्च कीजिए, उनके इस यूट्यूब चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, काफी अच्छा बेनिफिट आपको हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। ओके। तो आज के लिए इतना ही था मेरी तरफ से। अगर आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो, अगर आपके कोई डाउट है तो। ठीक है, ये ग्रुप प्रेजेंटेशन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो इसका। बजटिंग के लिए कोई कैलकुलेटर राजेश जी तो नहीं है, मैं आपको एक चार्ट भेज दूंगा, तो वो चार्ट आप भर के देखिए। नीलेश जी, हाँ, एक जो आपने कहा है वो सही है कि अ, अगर प्रोपराइटर कोई होता है तो वो ज्यादा करके प्रोपराइटर के साथ ही होता है कि बिजनेस इनकम और पर्सनल इनकम मिक्स हो जाता है, तो इन दोनों को अलग रखना बहुत जरूरी है। आपकी बात को मैं मानता हूँ, और इसको समझाना थोड़ा सा जो है, आगे एक प्रोपराइटर को समझाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि प्रोपराइटर के लिए क्या होता है कि उसका सेविंग अकाउंट ही उसका सब कुछ होता है, मतलब जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो वहीं पे एक ही जगह पे सब कुछ उसका हो जाता है। तो हम उसको बता सकते हैं कि इन दोनों चीजों को अलग अलग तरीके से आप देखिए। मुकेश जी, अगर आप नए एडवाइजर हो, अगर आपको अपना एक प्रोफाइल बनाना है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपने डेवलपमेंट ऑफिसर से मिलिए। तो आपके टीम का एक नाम होगा। ठीक है, तो आपके टीम के नाम से प्रोफाइल बनाइए, कितने साल पुराना आपका टीम है, कितने आपके टीम के क्लाइंट्स है, कितने इन्वेस्टमेंट आपकी टीम मैनेज कर रही है, और आप बता सकते हो कि मैं इस टीम का सदस्य हूँ। रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा। सागर, सागर जी, मैं आपको भेज रहा हूँ प्रेजेंटेशन, आपको अगर कॉल ओपनिंग में यूज करना है तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं सर उसका। कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज। यस। आई होप आपको आज रिकॉर्डिंग तो मैं कल तक आपको भेज दूंगा।
एडिटेबल फॉर्म में पीपीटी नहीं भेजूंगा राजीव सर, मैं पीडीएफ भेज दूंगा आपको, पीपीटी नहीं दूंगा, पीपीटी नहीं देता हूँ मैं, पीडीएफ में आपको भेज दूंगा। तो चाहे तो आप उस हिसाब से अपना एक प्रेजेंटेशन बना सकते हो, अगर आप चाहते हो वही यूज कर सकते हो। तो पीपीटी, सॉरी सर, पीपीटी नहीं भेज सकता है सर, ठीक है, ओके। म्यूचुअल फंड जो है प्रैक्टिकली लॉन्ग टर्म में रिटर्न आपको दे सकता है, ठीक है। मैं अनम्यूट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने एक को अनम्यूट किया, सब अनम्यूट हो जाते हैं, वो प्रॉब्लम है। मुकेश जी प्रैक्टिकली लॉन्ग टर्म में रिटर्न देता है, लेकिन जो लोग रुकते हैं उनको मिल जाता है। हाँ, के जेवी आपने जो कहा है कि ह्यूमन इंश्योरेंस कितना चाहिए, ह्यूमन लाइफ वैल्यू के ऊपर ही बेस्ड है। ह्यूमन लाइफ वैल्यू पे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। मैं ग्रुप पे प्रेजेंटेशन भेज देता हूँ आपको, ग्रुप पे प्रेजेंटेशन मिल जाएगा, और रिकॉर्डिंग में कल तक आपको भेज देता हूँ, क्योंकि गूगल पे क्या होता है, थोड़ा टाइम लगता है ये रिकॉर्डिंग को प्रोसेस होने के लिए। और आपका अगर कोई डाउट है फिर भी आप मुझे मैसेज कर दो, क्योंकि अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे कुछ मीटिंग्स है आज, तो अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, शाम को फ्री होऊंगा मैं, 4 बजे 5 बजे के बाद आप कॉल कर सकते हो अगर करना है तो, या फिर कल दोपहर के बाद में फ्री हूँ, मंडे दोपहर के बाद, कल 4 बजे के बाद फ्री हूँ मैं, ठीक है, ओके। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आपके समय के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और ये प्रेजेंटेशन जो है मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, और रिकॉर्डिंग भी मैं आपको लोग भेज दूंगा। आपका जो भी फीडबैक है आप ग्रुप पे डाल दीजिए, या मुझे पर्सनली भेज सकते हैं। और आपको कोई और टॉपिक के ऊपर, अगर आप चाहते हो कि किसी और टॉपिक के ऊपर हमें डिस्कशन करना चाहिए, तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, आपके समय के लिए थैंक यू वेरी मच। और हो सके तो मंथ एंड में एक और टैक्सेशन के ऊपर एक सेशन का मैं सोच रहा हूँ करने का, तो वो देखते हैं, या मंथ एंड में या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, आपका फीडबैक जरूर आप बताइए मुझे, आपके ग्रुप पे आप डाल सकते हो, जिस भी ग्रुप में आप हो उसमें भी आप अपना फीडबैक डाल सकते हो, आप मुझे पर्सनली भी आप भेज सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, फिर अगले सेशन में हम फिर से एक बार मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हम सेशन यहीं पे क्लोज कर रहे हैं।